Do you think Pakistan acting as a mediator between US and Iran could benefit Pakistan and its economy in the long run? यस एडी वेंस के इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो जैसे ही उतर रहे हैं तो उनको रेड कारपेट इस्तकबालिया भी दिया गया है। सो क्वालिटेटिवली पाकिस्तान इज फॉर अहेड एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी ऑन द 10th में। पहला तो हमें एक एक्सेलरेटर अल्लाह ने दे दिया 10 मई 2025 को जो हुआ मार्क आया। Just from an investing economic standpoint, what did India did different that we did not? लोग मेरे इस आंसर को थोड़ा सा इख्तिलाफ करेंगे मुझसे। You use the term underinvested, that Pakistan Stock Exchange is underinvested, and also you mentioned like big funds, BlackRock, Vanguard, Fidelity, और आपने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान में आते थे और इन्वेस्ट करने के लिए। Where do you think Pakistan went wrong, firstly? मेरे ख्याल से तो वैल्यूएशन ओवर द ईयर्स जो खराब हुई, एक्सचेंज रेट की वजह से खराब, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे यहाँ थोड़ी सी मार्केट के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इतना काम नहीं होता था जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम होता था। Stock market इतनी बड़ी पाकिस्तान में, that might be a good indicator of how the economy is doing. People are trusting your country. My concern is that जो economic indicators हैं उसको शायद support नहीं करते। The reason I'm saying this, political instability है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी थोड़े टाइम पहले, and this is before the war, अब तो शायद चीज़ें और स्लो हो जाएं, बुरी हो जाएं कि पॉवर्टी रेट बढ़ गया है, has crossed more than 40%, so that means हर 10 में से 4 लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है that's around 2 to 3%, which is before the war, शायद वो और कम हो जाए because of the rising energy cost. So do you really think that the rising stock market, जो about let's say rounded off 200% returns दी in the past 2 years, better than S&P 500, better than Nasdaq, is that really like a good indicator of how the economy is doing? मेरा ख्याल से यस। अब ये जो गवर्नमेंट है करंट, दिस इज फेमस फॉर होल्डिंग द एक्सचेंज रेट्स। इट्स वेरी ट्रू, लाइक द करंट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव, ही वाज लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज वेरी पॉपुलर कि यार एक्सचेंज बनने नहीं देना। आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड हु इज अ वेरी बिग टेक्सटाइल कंपनी इन पाकिस्तान, एंड दे आर वेरी वरीड बिकॉज़ यू नो They should be worried. दे शुड बी वरीड बिकॉज़ devaluation हो रही है तो उनका नुकसान हो रहा है। अब जब ये गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो तो डू यू थिंक एक्सचेंज रेट विल शूट अप जिस तरह वो पहले हुआ था? देखें, जो आपने अच्छा किया, पूरी एग्जांपल दे दी। जी। कौन लोग ज्यादा कंसर्न है एक्सपोर्ट? 10 lakh active investors, which is less than 1% of the population in Pakistan. India के हैं about 8 to 10% of the population is invested in stock market, and one way or the other mutual funds ले रहे हैं, ETFs ले रहे हैं, pension funds ले रहे हैं, और अगर उनका 8 से 10% है भी बहुत ज़्यादा because 1.5 billion की population है। US में it's like 60 to 70% of the population is invested in stock market in one way or the other. Why do you think Pakistanis don't invest? Do you think it's the lack of trust in the system? Do you think it's the lack of financial literacy? Like what is it? Crypto, digital assets की अगर मैं बात करूँ आपसे, more than 10 to 20 million people in Pakistan invest in crypto. पाकिस्तान ने इसको प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाई है, बिलाल बिन साकिब उनके सीईओ का नाम है। आई थिंक ही इज डूइंग फिनोमिनल। डू यू रियली थिंक दैट वी शुड फोकस मोर एट दिस पॉइंट ऑन डिजिटल एसेट्स, और वी शुड हम लोग ये करें कि यार पहले अपनी स्टॉक मार्केट में तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स बनाएं, इसके बाद हम क्रिप्टो पे जाएं? देखें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्टली the reason is we have Mr. Fareed Alam, the CEO of one of the largest brokerage houses in Pakistan, AKD Securities. And secondly, I'm very excited to learn and get his perspective on firstly his life, okay, how to become a CEO, and secondly about Pakistan, investing, Pakistan's economy, rising interest rates, rising energy costs, and how it's like impacting Pakistan. So we'll get right into it. Assalamu alaikum, Mr. Fareed Alam. जी, कैसे हैं आप? वेरी वेल जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ से कि लाइक वेयर वर यू बोर्न, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई की आपने, वहाँ से आगे चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। So my childhood, I was born at Lahore, and I was brought up at Mall Town, Lahore, and an area I still cherish. मुझे सारी बचपन की मेमोरीज हैं मॉल टाउन से, DPS से, एंड देन FC कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, जो मशहूर लाहौर का है। देन आई ज्वाइंड है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर अ वाइल, और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला बहुत मुश्किल से मिलता था और मिलता है, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज का। बिल्कुल। सो होता ये था कि इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते थे FSC वाले, उनको 11-12 months, उनको देयर वाज फ्री टाइम फॉर देम बिफोर दे कुड बी इनरोल्ड इनटू द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। सो मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू ज्वाइन द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर विद डबल मैथ फिजिक्स, ताकि वो थोड़ा लगे में लगा हो जाए। तो इसलिए उनका जो मेरिट होता था, मुझे याद है अभी भी ऐसे ही होगा, आई एम श्योर, कि वो इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा होता था। ओके। सो मैं थ्रू आउट माई कैरियर बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, बट समहाउ FSC वॉज समथिंग जहाँ मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका। नाइदर डिड आई enjoy my studies at the FC college, nor could I secure good marks for reasons beyond my comprehension. But as the luck would have it, मुझे फ़ायदा हुआ अपनी गेम का, जो मेरे वालिद ने मुझे बहुत शौक से सिखाई, और मैं बहुत अच्छी खेलता था बैडमिंटन। सो इन द स्पोर्ट्स स्पेस, आउट ऑफ 152 people, I was selected as one.
तो मैंने डबल मैथ फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शुरू कर दिया। और जिस तरह मैंने आपको तमीद बादी अपनी कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चों की, बट 3-4 months into it I thought it enough is enough, no more science. So I switched from a science student to commerce, and the very first day I landed into my commerce college there was मैंने ज़ाहिर है FSC की थी, मैंने ICOM भी नहीं किया हुआ था, ना मुझे अकाउंटिंग आती थी, ना इकोनॉमिक्स, ना कुछ, एंड आई वाज 4 months लेट इनटू द सेशन। फर्स्ट डे पे मैं पहुंचा, वहाँ एक टेस्ट हो रहा था, तो टीचर साजिद साहब थे, हाँ साजिद साहब ने कहा आप भी टेस्ट दें, तो मैंने उनको बताया कि नया स्टूडेंट ये हूँ, डजेंट मैटर, आप आओ बैठो। मैं बैठा और वो जर्नल एंट्रीज को डालने वाला टेस्ट था, घंटे 1.5 घंटे का था और मुझे समझ कुछ ना आई। खैर आई स्टेड बैक एज हैज़ बीन एंड वाज माय प्रैक्टिस, पूरे टाइम पे लड़के ने जाना शुरू किया लेकिन मैं बैठा रहा। सो खैर मैं जब लेके गया तो उन्होंने कहा यार आपका पेपर सारा खाली है, तो आप व्हाई डिड यू सिट बैक। पता नहीं मैंने क्या जवाब दिया होगा, बट दैट वाज माय, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी कहा, सबको जो इनसे मिलता हूँ मैं, कि इफ़ यू आर बीइंग एग्जामिन्ड एंड इफ़ यू आर गिवन 60 minutes, डोंट लीव द हॉल एट द 59th minute, टेक अनदर मिनट, ट्राई टू स्नैच और प्रोक्योर और वहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करो। एनीवे ख़त्म हो गया, मुझे टीचर ने इम्तहान के पेपर दिए तो सबको दे दिए, मुझे नहीं दिए, और मैं आई वाज हैप्पी और इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम कि मैं जब था ही आता कुछ नहीं तो, बट ही उस टीचर ने सबको बुला के सबके सामने मुझे थोड़ा सा सर्जनिश तो नहीं कहना चाहिए, बट रिडिकूल का लफ्ज़ ज़्यादा सख्त है, लेकिन उस्ताद है मैं कुछ कह नहीं सकता। सो उन्होंने कहा कि हम वी हैव अमंगस्ट अस अ स्टूडेंट हु विल डू वंडरफुली वेल in his professional career because of his determination, this and that, but he has secured great marks। पता नहीं क्या क्या बातें की उन्होंने। अच्छा आई थॉट पता नहीं कौन होगा क्या होगा, फिर उन्होंने कहा जी क्या मैं मोहम्मद फरीद आलम साहब से रिक्वेस्ट करूं कि अपनी वो आंसर शीट खाली वाली ले जाएं। सब लोग जो बच्चियां, और उस क्लास में सारे सेशन सारे इकट्ठे कर दिए थे, तो लड़कों के सामने बेइज्जती का अलग मजा है और लड़कियों के सामने तो और ही मजा है। बट आई थिंक परहैप्स ही आल्सो वांटेड बेटरमेंट ऑफ मी और व्हाटएवर, बट यस फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल गुजरा मुझे, और मैं अपने मोहल्ले वाले बच्चे से जो कि ICOM पढ़ता था, मैं BCom वाला है, उससे सीखता समझता था। और मुझे ये भी याद है कि मैंने बहुत से लोगों को मिला जो माशाल्लाह दोज हु हैव डन वंडरफुली वेल इन देयर कैरियर्स, वो कहते हैं हमने ना पब्लिक यानी वापडा की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा है। तो मुझे भी मतलब ज़ेब दास्तान के लिए कहने में हर्ज नहीं है कि हमारे घर में इस मोहल्ले में मॉल टाउन में लोड शेडिंग होती थी 10 से 11, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ऑन होती थी, तो मैंने भी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा है। नॉट खुदा न खास्ता कि आई कुड नॉट अफोर्ड टू स्टडी एनीवेयर एल्स, बट सो ये हो गया। सो दैट वाज हाउ आई, हाँ यस, तो फर्स्ट ईयर ज़ाहिर है मैं साइंस स्टूडेंट था, मुश्किल था, लेकिन मैं स्टूडियस था और एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ साइंस स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैंने बहुत अच्छा किया और कॉलेज में भी बहुत पोजीशन ली, एंड देन फिर हाँ देन केम अनदर सरप्राइज टू मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आए, एंड आई एंजॉय, एंड आई हैव सॉरली एंजॉयड वट एवर द ट्विस्ट एंड टर्न्स हैव बीन, जिस मैं इंड्योर किया अपनी लाइफ को। मेरा एक दोस्त था जिससे ज़ाहिर दोस्ती यारी में आप पॉजिटिव वे में एक फील करते हो कि जवाब अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूँ। सो ही सेड कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक जगह, क्लाइनवाइल्ड मेन गॉइडलर कंपनी का नाम दिया उसने, कि मैं इंटर्नशिप वहाँ कर रहा हूँ, तो फरीद तू भी वहाँ कर ले। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, उन्होंने कहा ये मैंने देखा हुआ है तो ये तो हमारी बिल्डिंग है ये। मैंने कहा खैर ही सेट अप एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर ऑफ दैट चार्टर्ड फर्म। फिर मैं वहाँ इंटर्नशिप पे गया, 3 months की जो मैंडेटरी होती है BCom करने के बाद, बट आई एंडेड अप डूइंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम दैट फर्म। और अच्छा सो फर्स्टली मेरा एक ये सवाल है कि जब ऑफन टाइम्स ये होता है कि जब आप एज अ स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मुझे डिग्री चेंज करनी है, अब आप साइंस से कॉमर्स में चले गए, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस वक्त? मेरे वालिद को शौक था कि मैं सारे उनके बच्चों को साइंस पहले पढ़ें, बाकी बाद में जो मर्जी करें। अच्छा। और यही चीज़ मैं अपने वालिद की लेगेसी फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी अपने बच्चों को सबको पहले साइंस पढ़ाता हूँ, बाद में उनकी जो मर्जी करें। तो मेरी बेटियों ने माशाल्लाह उन्होंने हबीब पब्लिक से हबीब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वो उनका सोशल एंड
इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या आजकल बहुत सारे नए नए आ गए हैं। हमारे ज़माने में तो होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो and there are अब more काफ़ी things. चीज़ आ गई है। अब हाँ, अब तो ख़ास तौर पे ये जो है ना फोटोग्राफी एंड ये जो बिल्कुल, सिनेमाटोग्राफी है, बिल्कुल। पता नहीं क्या क्या इसमें बहुत है। एंड आजकल स्कोप बहुत है, बिल्कुल। स्कोप बढ़ गया, डिग्रीज बहुत बढ़ गई, और पेरेंट्स आजकल के वो दे डोंट रियली माइंड इफ देयर गर्ल और बॉय, उनके बच्चा अगर कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ चीज पे चलते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी कि आपको भी शौक ही चढ़ गया। आप भी बस, आई मीन केरला मैं से भी आपने भी सीए किया। अब मैं भी इस ट्रेन पे आ गया हूँ, बिल्कुल। Great. बट मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी हूँ अभी, सो दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग दैट हाँ, I understand. It should be like that. बिल्कुल। चलो मूविंग ऑन, फिर आपने कहा कि आप सी में आ गए। अच्छा, सी में स्पेसिफिकली, अच्छा मैं भी सीपीए हूँ, मैंने कनाडा से सीपीए किया हुआ है। तो बड़े मीम्स होते हैं सोशल मीडिया के यार, के मेरे बच्चों की शादी भी हो गई और मेरा सी अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा। और अभी भी ऑफन टाइम्स मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ जो यहाँ पे सी कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट। आपकी कितनी अटैम्प्ट्स थी? और आई एम श्योर थिंग्स वुड हैव चेंज सो मच। अभी आपके कौन से ईयर में था आपने सीए किया था? व्हाट ईयर वाज दैट? Okay, अच्छा, lovely question to put because this will take me a while. Something very close to your go heart, as back. Yes, I think मेरी फैमिली में तो बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ठीक है। थे, और अल्लाह करे रहे खैर खैरियत से, सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह भी हर एक को। मेरे से सीनियर्स हैं काफ़ी सारे। आई थिंक व्हेन आई काउंटेड देयर वर 11 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और बहुत नामी गिरामी। मैं अपनी ख़ानदान की मशहूरी नहीं करूँगा, वरना वो उनका नाम अभी भी ऐसा है कि वो चार्टर फर्म्स भी हैं और इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे भुट्टो के दौर में। ये वो हुआ ये कि मैं फर्स्ट और सेकंड तो एक सेकंड में निकल गया, मेरा थर्ड जो था पार्ट वो फंस गया। और मेरे वालिद ने देखते हुए मुझे कि इसको थोड़ी रेस्टलेस हो रही है, तो उस रेस्टलेसनेस को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उनकी मोटिवेशन का तरीका ये था कि उन्होंने ना एक राइटिंग पैड पर लिखा, उसके हैंड रिफ, और मुझे गिफ्ट किया, ये प्रेजेंट किया। तो मैंने कहा अबू ये क्या है? उन्होंने कहा अभी मैंने सीए का आधा किया हुआ है, थर्ड में फंसा हुआ हूँ मैं, 2-3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो अपनी फर्म खोलोगे ना, उसका नाम रखना हैंडरिफ। ओके। तो मैंने कहा जी हैंडरिफ। सो ही टुक वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन द एक्रोनिम। हैंडरिफ मेरे हनीफ दादा का नाम, फिर आलम, फिर मेरी बहनों का नाम रुबीना, नजमा, रुबीना, नाजली, हुमैरा। सो हैंडरिफ करके उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट योर फर्म शुड। और मेरे वालिद का दफ्तर था माल रोड पे, बहुत ही शानदार सी जगह पे। तो उन्होंने पीछे ना एक अपने ऑफिस के पीछे एक कमरा खाली था, उसमें कहा कि वर्कमैन बड़ा मशहूर था उस ज़माने में लाहौर में एक। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जगह होगी, यहाँ तुम बैठोगे। सो आई थिंक जब मैं रात को 12, 1, 2 बजे, और आपको पता है सीए करते हुए आपके सारा दिन तो करना है काम ऑफिस का, और आपने रात के 1-आधा घंटा आपने पढ़ाई करनी है। सो ये जो उनकी टेक्निक थी मेरे वालिद की, वो काम आई। एंड जब रात को सोते हुए मुझे होता था, मैंने कहा यार अब तो राइटिंग पैड भी बन गया, अब अगर खुदा न खास्ता में रह गया तो क्या करूँगा। एंड आई थिंक दैट हेल्प। दूसरी बात ये कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान में किसी ने सीए नहीं किया। आपको देख के कि यार नहीं, अब नहीं करूँगा मैं। आई थिंक जो मुझसे मशवरा कर लेते हैं मेरे भांजे भतीजे वगैरह, मैं उनको करने नहीं देता। अच्छा, मेरा ये मानना है, एंड आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम वेरी कन्विंस्ड फॉर द लास्ट 26 years I qualified है, 30 years हो गए अब तो माशाल्लाह। आज 94 में मैंने किया था। तो हाँ, सो असल में मेरे जो उस्ताद थे, he was a great accountant and he tried his level best, but he could not qualify as a chartered accountant despite appearing for straight 17 years. He was a landlord, he had a lovely wife and I mean lady doctor, lovely family, lovely life, but वो खलिश रह जाती है ना। सो आई डोंट थिंक, मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों से जो कर रहे होते हैं सीए के प्लान, मैं कहता हूँ आप ज़िंदगी में दुनिया में आए हो कामयाब होने के लिए, और कामयाबी सिर्फ सीए में नहीं है। यू हैव टू, अब आप एक रिस्क, वाई टेक अ रिस्क जहाँ आपने सिर्फ 2% में पास होना है। सो आई डोंट लेट देम डू इट। सो इसलिए हाँ, ACCA बहुत से बच्चों ने मेरे ख़ानदान में किया, CFA बहुत से लोगों ने किया, CA किसी ने खुद कर लिया मुझे बता के तो अलग बात है, वरना आई डोंट लेट देम डू इट। बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन राइट, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स कि यार फैमिली प्रेशर इतना आ जाता है कि इवेंचुअली आप 2 अटेम्प्ट्स कर लेते हो, ठीक है, आपके लेवल 2 लेवल 3 हो गया, जो आखिरी के कुछ होते हैं आई एम श्योर सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो फैमिली प्रेशर की वजह से वो बेचारे पीछे नहीं हट पाते। हाँ, मेरा दोस्त था वो, उसका जिस तरह आप बता रहे हैं,
मीम्स क्या, हमारे सामने की बात है, वो पेपर देता था तो पूछता क्या हुआ, तो बताता था बेटा हुआ है इस दफा। कहते हैं कभी बेटा की बेटी हो रही है, पेपर पास नहीं कर पेपर नहीं सकते। निकल रहा है। तो आई एम श्योर अब उस वक्त भी ये होता होगा, अभी भी होता है कि ड्यूरिंग व्हेन यू आर डूइंग योर सीए, तो एक आर्टिकलशिप एक चीज़ होती है व्हिच इज़ लाइक योर इंटर्नशिप कह लें, आपको करनी होती है, तो आपने भी वो की होगी। जी जी। ठीक है। और वो बड़ा एक मुश्किल एक्सपीरियंस होता है, मैंने भी वो गो थ्रू किया है, बड़ा मुश्किल होता है। यू आर ओवरवर्क्ड, यू आर अंडरपेड। अभी रिसेंटली I was talking to someone. I had someone on my podcast. He completed CA at the age of 21. Like अभी तक उसने CA कर लिया है, and I think he was telling me he's the youngest CA in Pakistan. अभी I recently like spoke to him and उसने मुझे कहा कि बच्चे आते हैं और वो फर्स्टली तो बड़ा इंस्पायर होते हैं कि यार CA कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। फिर सेकेंडली ऑफ द कैमरा बोल रहे थे, मैं लोगों को बोलता हूँ सबकी बात नहीं है करना, ठीक है। तो क्या आप भी एग्री करते हैं कि ठीक है, वो कभी कभी कहते हैं ना कि यार आप एक अटैम्प्ट कर लिया, 2 अटैम्प्ट कर लिया, 3 अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन अगर आप कील गलत जगह ठोक रहे हो तो अंदर नहीं जाएगी। सो डू यू ऑल्सो इनकरेज समवन हु इज़ डूइंग CA, वो आप उन्हें कहें कि यार ना करें? सेकेंडली, जो हम इंटर्नशिप की बात कर रहे थे कि 25,000 रुपये मंथली मिलते हैं उन्हें आज के दौर में 2026 में, इतनी महंगाई में 25,000 रुपये स्टाइपेंड मिलती है। डू यू थिंक दैट्स इनफ एंड डू यू थिंक दैट्स फेयर? अभी 25 तो मिलते हैं आजकल, हमें तो शायद 1250 रुपये मिलते थे उस ज़माने में, बट आई थिंक इट्स फेयर ओके। बिकॉज ये आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि बेकार कैंप बनाया होता है चार्टर्ड फर्म ने, ये वो, बट आई थिंक ये जो है ना, मुझे तो सारी उम्र यह है कि आप जो लर्निंग की कॉस्ट आप दे रहे हैं, यू आर लर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए ना, एक जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब ये क्वालिफाइड होता है, उसने 50 जगह का, हर सेक्टर का, अब हर तो नहीं कहना चाहिए, अब इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, बहुत घाट घाट का पानी पिया होता है। अच्छा, मैं ना असल में मुझे शौक था अपने कज़न्स वगैरह को देखे हॉस्टल लाइफ का, कहीं मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब मैंने CA शुरू किया तो मेरी वो जो थी ना ख्वाहिश वो पूरी हो गई कि कभी मुल्तान, कभी इधर, कभी उधर, कभी ऑडिट के लिए जा रहे हैं जी, ऑडिट्स के लिए, कंसल्टेंसीज के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, और फिर ऐसे ऐसे शानदार दोस्त लोगों से मुलाकात हुई जो क्लाइंट्स थे कि उनसे फिर एक रिलेशनशिप बना। एंड अब नाउ दैट आई एम गेनिंग एज, बट ऐसा है मेरे लाइफ में कि दादा, बाप और बेटा, 3 जनरेशन से, एंड नज़ीर कोहस्तानी से ले लें अगर, मसूद टेक्सटाइल वाले, या तारिक ग्लास वाले ले लें, या कपल मोर। सो दादा, बाप और बेटा, अब किसी जगह में दादा हट गया, बाप और बेटा भी हैं, तो 3 जनरेशंस हैव बीन माय क्लाइंट्स। करेक्ट। और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो मैंने बात की, देखिए, जिस पीरियड में हम कर रहे थे, जब मैं 3rd में फंसा हुआ था, मैं आपको इस तरह अभी बताया, सो उस पीरियड में एक लॉ आया कि 6 अटैम्प्ट्स में अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फारिग। तो मुझ समेत सारे लोग इसके खिलाफ हो गए, बड़े हमने प्रोसेशंस निकाले कि ये क्या बात है, आप कौन होते हैं हम अटैम्प्ट कर रेस्ट्रिक्ट करने वाले। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह हुए सारा, बट आई थिंक दे रियली शायद छोड़ दी बाद में उन्होंने बात, बट होनी चाहिए लाइफ में। मैं जिस तरह, अब देखिए बहुत सारी बातें, अब आप किसी के डिसीजन को, जिस तरह हम भी, अब मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा होता हूँ, रेट कर रहा होता हूँ, तो आपको देखना ये होता है, नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बट ऑल्सो एवरीवेयर एल्स, कि जिस हालात में वो फैसला किया जा रहा है उस वक्त क्या बेस्ट था। अब बाद में आप जो मुझे कहते हैं यार यूं कर लेता, यूं कर लेता, यूं कर लेता, वो नहीं। सो आई थिंक ये जो अटेम्प्ट्स वाला काम है ना, वॉलंटरिटी तो कुछ छोड़ेगा नहीं, और जब तक कंपल्सरी ना हो तो सो आई एम फॉर रिस्ट्रिक्टिंग कि भाई आप हो गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब इन्होंने अच्छा किया है कि इन्होंने कोई डिप्लोमा निकाल दिए, ठीक है। तो इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इनफ्लो कम होता जा रहा है, और आपके टू आंसर योर क्वेश्चन ना, वो देखिए आपने BCom किया या BSc किया, अब तो FSC के बाद या A लेवल के बाद भी बच्चे आ जाते हैं। अभी आपने खर्चा कराना है पेरेंट्स का, कहाँ आपने एक्स्ट्रा खर्चा कराना है, या जिस तरह आप लोग या बहुत सारे हमारे लोग बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स के लंबे लंबे खर्चे कराते हैं। ये तो बंदा जो ये कर रहा है, ज़्यादातर हमारा जो इनटेक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, वो मिडिल क्लास से लोग हैं। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस मासेस ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बिकॉज इट्स चीपर टू गेट इनटू। यूनिवर्सिटीज आर वेरी एक्सपेंसिव अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, तो इस वजह से भी। चलिए मूविंग ऑन, तो आपने इंटर्नशिप की, आर्टिकलशिप की, तो फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आप कैसे और कब एंटर हुए और कहाँ एंटर हुए? कॉर्पोरेट लाइफ का भी बड़ा मज़ेदार एक वाक़या है। मुझे कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत जल्दी समझ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मुझे समझ बहुत जल्दी आ गई थी। आई थिंक आई वाज इन द क्लास, स्कूल में था मैं, अभी कॉलेज में भी नहीं गया था, तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब इसको देखा
तो मुझे नजर आया कि मेरी जो वो वाली बात थी वो काफ़ी हद तक सही थी। हुआ ये कि आई वॉज गुड एट मैनी स्पोर्ट्स। बैडमिंटन वॉज माई बेस्ट स्पोर्ट, मतलब मेरा फेवरेट जो थी वो बैडमिंटन थी। फिर लॉन टेनिस में बहुत अच्छा खेलता था मैं। अब तो खैर मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ शौक से, वही सही। क्योंकि मैं थोड़ा सा अजीब अजीब, मतलब बॉडी डी शेप हो गई। और कराची टेबल टेनिस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ओह ओके। नॉट कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, बट हूँ तो हूँ। सो हुआ ये कि बैडमिंटन, इस तरह मैंने बताया, बैडमिंटन और बाकी सारी चीज़ ठीक हो गई। क्रिकेट मेरी शादी से थी, तो हमारे मोहल्ले में लोग खेलते थे, सामने ग्राउंड थी, तो उसमें मैं फील्डिंग करता रहता था, बारी भी नहीं आती थी, बॉलिंग भी नहीं मिलती थी। फिर हमारे मोहल्ले के बच्चों ने, सर के बच्चे कह रहा हूँ, मतलब अब तो अब्बे बन गए हैं मुझसे बड़े बड़े भी, सो उन्होंने फैसला किया कि हम सीमेंटेड पिच बनाते हैं, तो कंट्रीब्यूट सारे करें। मैंने अपनी अम्मी अबू से कहा, अब्बू ने कोई जरूरत नहीं आ रही है, नहीं बोला। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये मेरे पास ना पड़े हुए हैं, उनके नाना, मतलब मेरे नाना ने उनको शेयर्स दिए थे वजीर इंडस्ट्री स्ट्रीट कॉर्पोरेशन के। उस ज़माने में ऑड लॉट्स होती थी, 2 शेयर 4 शेयर 3 शेयर, वो ट्रांसफर डीड ऊपर उसके लगती थी, टीडी कहते थे, ट्रांसफर डीड, उसके ऊपर साइन होते थे, बड़ा तरीका था। तो मुझे तो पता भी नहीं था क्या होती क्या नहीं होता। तो अम्मी ने कहा इसको लो, इसको बेचो और सब अपने पैसे निकालो। अच्छा, आजकल के बच्चे, जिस तरह मेरा बेटा है, तो जिस तरह इस जनरेशन को तो है स्क्रिप्टलेस में, वो CDC में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमको यही नहीं पता कि पहले ज़माने, अब तो 10 रुपये का शेयर है, पूरी वैल्यू एक दफ़ा लेते हैं, वरना पहले आती थी कॉल्स कि 2 रुपये की कॉल कर ली कंपनी ने, 1 रुपये कर ली वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इन ऑल देयर वाज 670 ऑड शेयर्स, ऑड लॉट्स में, ट्रीट कॉर्पोरेशन के। हमने सोचा, समझा, देखा, और वो मेरे मोहल्ले में वन ऑफ द माय फ्रेंड्स, उसके अबू सेक्रेटरी थे कंपनी के। हमने उनसे ठप्पे लगवाए, साइन कराई। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज पहली दफ़ा ज़िंदगी में गया, वहाँ से उससे कहा इन्हें बेचना है, ये किया वो किया। सो इन शॉर्ट जो अमाउंट हमें मिली उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, 470 या 570 रुपये मिले। तो मैंने उसमें से 200 रुपये कंट्रीब्यूट कर दिए, अपनी टीम को दे दिए। सो बाकी लोगों ने कम दिए होंगे, तो मुझे उन लोगों ने, अपने ही बच्चों ने मुझे अपनी टीम का कैप्टन बना दिया कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो मैं कैप्टन बन गया। तो मुझे फिर बारी भी मिलने लगी और मैं बॉलिंग भी करने लगा, और कैप्टन की आपको पता क्या। बिल्कुल। सो यही मैंने देखी बातें कि अपने गाँव में, पिंडों में या शहरों में भी, to become a leader you have to have something beyond the intelligence. Do you think that's money? In the financial world, leaving aside a few things, yes, it's money. It's money. Even in the elections आप देख लें क्या होता है हमारे यहाँ। आपने ट्रांसपोर्ट देनी है, 2 वक्त का खाना देना है, आपने ठप्पे अंगूठे लगवाने हैं। और मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, कि जब तक 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट रहेगा, पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में तरक्की नहीं आ सकती। आपको इंगेज करना है लोगों को। मेरे पास आज तक कोई नहीं आया, हाँ एक दफ़ा वो डॉल्फिन वाला आ गया था, वरना मेरे पास कोई सियासतदान नहीं आता कि ये मेरा मंशूर है, ये है वो। उसे पता है एक इस घर में एक ही वोट है ना, तो वो जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ उनके वोट ज़्यादा बचे। सो आई थिंक जो एजुकेशन बेस्ड हो, अगर क्लास ऑफ वोट्स हो ना, कि फरीद आलम के पास या जवाद के पास वो जाए, कोई बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा हो, उसे पता है कि मैं अपना मंशूर पेश करूंगा, ये करूँगा, तो एक बंदे के लिए तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर मेरे पास 10 या 25 या 100 वोट हो, तो फिर वो मेरे पास आएंगे, मैं उसमें कीड़े निकालूंगा, ये क्यों नहीं करेंगे, एंड आई होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर थिंग्स दैट दे से बिफोर द इलेक्शंस एंड दे रन अवे आफ्टर दैट। इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू है। सो जो टैक्स पे कर रहा है उसकी वैल्यू है। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस व्हेन आई वाज यंग। मुझे याद है ये वाली बात मेरी, और मैंने बहुत दफ़ा कही, और लोग उस ज़माने में कहते थे कि फरीद आपका दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा, हाँ हो गया तो हो गया। And I continue to maintain, and there has been no significant change in my conviction as to what I say. अगर 1 person 1 vote इलेक्शन ठीक हो गया, लेकिन इस्लाम में के अंदर भी आबिद और जाहिद का, जो आलिम और आबिद का फ़र्क है, यानी आपके अंदर ये। बट ये लोग, मैंने ये बात की वो 2-4 दफ़ा इस्लामाबाद में गपशप मारी, तो उन्होंने कहा यार देखें आपकी बातों में शायद वजन हो, बट आई थिंक द मासेस विल गो अगेंस्ट अस। वो कहेंगे आपने हमें सोसाइटी में या माशरे में, आपने हमें ऐसा माहौल ही पैदा नहीं किया कि हम पढ़ाई कर लेते, ये कर लेते, वो करते, तो उसका बोझ भी हमारे ऊपर डाल देंगे। तो 1 person 1 vote रहने दें, आप अपनी थ्योरी अपने पास ही रखें। बट पूरी दुनिया में आपके हिसाब से यही होता है कि 1 person 1 vote ना हो? Yeah, that's a lovely question. This has been put to me a number of times. एक तो डॉक्टर सलमान शाह बैठे थे, मैं टीवी बैठा था, हमारी बातें शुरू हुई, मैंने शेयर कर दिया। तो डॉक्टर सलमान शाह मेरे उस्ताद हैं, सब कुछ ठीक है, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं दुनिया में होता है। तो मैंने कहा देखिए आप बताएं कि इसमें गलती क्या है, दुनिया में होता है नहीं होता। अच्छा, ये मैं अपने यंगस्टर्स और बच्चों को भी कहता हूँ, देखो इफ तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया है, डोंट सी कि इसकी क्या क्या है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, तो उस वाले आइडिया को एंटरटेन करो। हो सकता है कि ये शानदार आइडिया हो, किसी ने ना ट्राई किया हो, तो बहुत दुनिया में बहुत सारी इजादात जो हुई हैं उसका
किसी ना किसी ने हिम्मत की तो हुई ना, वरना बिल्कुल बैठे रहते हैं। या बट यहाँ पर 1% आई मीन जो आपने पढ़ाई की बात की, हमें इसीलिए पढ़ाया नहीं जाता बिकॉज अगर पढ़ लेंगे तो वोट नहीं देंगे हम अपनी Yeah. उनको, और अगर हम वोट दे भी दें जिसको तो उसका निकलेगा तो नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन sadly. आपको इसी एग्जांपल से लें कि अगर किसी पिंड का चौधरी है, हाँ उसको पता है कि मैंने 3 अगर ये लोगों को पढ़ाया है तो इनके वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा, तो मैं थोड़ा ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट करूंगा कि मैट्रिक वाला हो गया ना ये, तो इसके 10 वोट हो जाएंगे, तो यार इसको ना अपने जो लोग हैं मज़ारे वगैरह इनके बच्चों को पढ़ाओ ताकि मेरा वोट बैंक तो पक्का हो। पढ़े। But the thing is ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर नहीं चाहते कि शऊर आ question गया है, तो फिर बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और हुई है, हमारे यहाँ शऊर तो आया नहीं, लेकिन हमारी जो हकूक सारे मांगने के लिए मुझ समेत सब तैयार होते हैं, एवरीथिंग एवरीवन इन पाकिस्तानी स्पेशली मेंटालिटी हमारे नमक में, और कि हम चाहते हैं हक सारे मिले हमें, और फर्ज हम कोई कोई पूरा कर दे, कोई छोड़ दे। चले, ये आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, इसके लिए हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू योर कॉर्पोरेट लाइफ अगेन के तो फिर वहाँ से आगे लाइक आप हम सीए की बात कर रहे थे, फिर कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर लाइक फुल टाइम जॉब? मेरा जहाँ मैं लास्ट असाइनमेंट कर रहा था अपनी, वो क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक था, ठीक है, पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टमेंट बैंक बन रहा था, उसका नाम था क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। वो आज भी जिंदा है, उसका सऊदी अमेरिकन बैंक ने खरीद लिया था, तो वो सांबा बैंक बन गया था। सो आई बिकेम द मैंने ज्वाइन किया था ऑडिट डिपार्टमेंट में। मेरे वालिद ने यहाँ भी मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा बेटे ऑडिट जा रहे हो ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट यू टू कंटिन्यू इन द ऑडिट प्रोफेशन, इंटरनल ऑडिट फॉर लॉन्ग। 1.5 साल या 1 साल या 1.5 साल उन्होंने कहा, तो उसके बाद तुमने डिपार्टमेंट चेंज करना है। तो मैंने कहा अबू अगर उन्होंने मेरा डिपार्टमेंट ना चेंज किया, एज अ यंग पर्सन मेरा सवाल बनता था, तो उन्होंने कहा तुम रिजाइन कर देना, और एज स्ट्रॉन्ग एज दैट। और आपने ये पूछा क्यों? और मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। हाँ, उनके ऑडिटर आते थे, रहीम जान एंड कंपनी शायद उस जमाने में मशहूर की थी, कराची से आते थे, मैं लाहौर में था, तो ही हैड सम रिजर्वेशंस अबाउट एन ऑडिटर। वो कहते थे सिनिक शायद, पर वो कहते थे कि ऑडिटर जो होता है ना, वो हर एक में कीड़े निकालने का उसको शौक भी होता है, और वो अपने काम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और अपनी रियल लाइफ के अंदर भी वो सिर्फ कीड़े निकाल सकते हैं, दे कांट प्रोग्रेस और व्हाटएवर। Also, I think that okay, मैंने भी ऑडिट किया है। अगेन आपकी अबू की बात से बहुत एग्री करूँगा कि छोड़ देना चाहिए। मेरा ये पर्सपेक्टिव है that audit is a very thankless job. The reason is कि एक तो firstly it's a regulatory thing, ठीक है? आपको कोई बुला, जैसे कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, like the client is calling you to give them advice or consult them. Auditor is कि यार आपको जाना ही है, ठीक है? So the client hates you technically कि यार ये आएगा, गलतियाँ निकालेगा। Like I've been on several audits and कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। Firstly, secondly, I think it's a very underpaid job as well compared to the rest of the professions. बिल्कुल सही आपकी बात। मेरा जो वालिद का भी और मेरा भी जो आंसर है, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड इंटरनल ऑडिट। Okay. एक्सटर्नल के अंदर आपने सही कहा कि रेगुलेशंस, आईएएस, आईएसएस और इतना कुछ करना पड़ता है और कि वो आपको वो नॉलेज है। हाँ, आप अगर जब एज अ आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आप एज ए स्टूडेंट, और आप क्वालिफाई कर चुके हो तो एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर, उसको ऑडिट करना, फिर कंसल्टेंसी करना, उसका टैक्स करना, वो पूरी फिर एक अलग लेवल आ जाता है। बट माय फादर्स आई मीन जो उनका पॉइंट था, एम्फोसिस वो ये था कि इंटरनल ऑडिट नहीं करना था। Okay. तो वो ज़माने में मुझे याद है कि बैंकों में मैं जाता था जब ऑडिट किया, तो वहाँ सीएफओ एंड इंटरनल ऑडिटर वो साथ खाना नहीं खाते थे। तो एक दफ़ा मैं गया तो उसने कहा यार वो खाना है, तो उसने कहा यार वो पहले बाहर निकलेगा फिर हम जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहा हम दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अच्छा यार, और अब तो हमारे ऑफिस में और बाकी जगहों पे मैं देखता हूँ सारे को, एंड होना भी ऐसे चाहिए। मतलब आपका प्रोफेशन है कि गलती निकालना, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसका भी है। बट आई थिंक ही मेड इट अ पॉइंट। और मैंने हाँ इस बात को, जब मैंने अपनी एक प्रमोशन को मैंने फॉरगो किया, मुझे प्रमोट कर रहा था मेरा मैं अपने बैंक का अपने प्रेसिडेंट का बड़ा ब्लोआइट था, निसार अहमद साहब, ही स्टिल लिविंग लेजेंड। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि फरीद तुम्हें हम लोग, मैं सीएफओ था, आई वाज द यंगेस्ट सीएफओ परहैप्स। सो हम सबके ना अच्छा बैंक कैपिटल मार्केट में अच्छा हमारा काम था बहुत। उस ज़माने में क्रेस बैंक वाज मोस्ट रिस्पेक्टेड, और मुझे याद है 187 मिलियन की ब्रोकरेज दिया करते थे हम। NITL और NIT हमसे उस वक्त भी बड़ा था, बट मेरे ख्याल से साइज़ में बड़ा होना और एक्टिव होने बड़ा फ़र्क था। हम खाशे लोधी मेरा जो मेरा कोलीग था, निसार अहमद, ये वो हम लोग अच्छा काम करते थे। तो एक दफ़ा हुआ ये इससे पहले जब मैं CFO था, मैं लाहौर में था,
और सबको बोनसेस मिले, तो किसी के 8, किसी के 10, किसी के 5। तो मैंने अपने प्रेसिडेंट से पूछा कि सर मैं इतने कितने लिख दूँ, तो उन्होंने कहा आप भी 2 ले लो। मैंने कहा क्यों जी? तो उन्होंने कहा यार आप तो क्या कहते हैं इसे, आप तो बैक ऑफिस में हो ना, आप अर्निंग नॉन अर्निंग डिपार्टमेंट में है ना Okay. फरीद, तो आप तो मैं अगले दिन आया, मेरे तो जीन्स में था बगावत तो मैंने कहा मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने बताया कि सर आई नो माई पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, सो आई थिंक आई। तो उन्होंने कहा वो जो करते हैं काम आप कर सकते हो? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा पेरेंट्स, मेरी शादी को महीना हुआ था, तो उन्होंने कहा अपने पेरेंट्स से, अपनी बीवी से पूछ लो। मैंने कहा पूछ लिया। खैर, तो दैट इज हाउ ये मैं लाहौर छोड़ के कराची आ गया और मैं इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट बना। मुझे फिर उन्होंने कहा कि हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, हमने तो आपको इंटरनल ऑडिट में रखा है या फाइनेंस में रखा है या रिस्क मैनेजमेंट में रखा है, लेकिन आप अपने शौक से इस वाले डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो वी वांट प्रमोट यू। मैंने कहा ठीक। अच्छा, ये मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद ने जो अच्छी बातें सिखाई, ही डिड नॉट गिव मी अ बिग फॉर्चून, बट उन्होंने जो एजुकेशन या उन्होंने जो तरीके और जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत क्लियर कर गए थे। और वो आपको आई एम श्योर अभी तक काम आ रहे होंगे इन सम वे और द अदर। जी जी। और किस ईयर में फिर आप आए कराची? मैं 98 में आ गया कराची। Was that a big transition moving from Lahore to Karachi? अभी तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, assume, but उस वक्त के हिसाब से। हाँ, उस ज़माने में ऐसा हालात थे कि अगर एक गाड़ी साथ साथ आपके चलना शुरू कर दे तो बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह सब लोग पढ़ लिया करते थे। कराची हालात में बहुत ख़राब थे। हाँ जी। मुझे याद। और अजीब कहानी ये हुई कि जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे अलाउड था कि मैं फर्निश्ड अकोमोडेशन, मेरे प्रेसिडेंट ने, जिस तरह मैंने बताया कि मैं थोड़ा ब्लू आइट था, सो उन्होंने कहा कि आप अपने के मुताबिक ले लो, लेकिन मुझे कहा कि घर में रहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ध्यान रखो, तो हम फ्लैट में रहे। सो फ्लैट में रहे और बहुत सस्ता सा फ्लैट लिया हमने, करीब था ऑफिस के, क्योंकि मैं लेट सेटिंग उस ज़माने में भी करता था। मैं 9 से 9 काम किया सारी ज़िंदगी। अच्छा। और ये टिल डेट अभी तक? अच्छा। 9 से 8, 9 से 9 करता हूँ। और ये अच्छी बुरी आदत मुझे आई निसार अहमद साहब से, क्योंकि वो आते थे ऑफिस में 2:30 बजे एंड ही यूज्ड टू सिट बैक टिल 9 और सुबह 9 बजे फ़ोन कर देते, फरीद आप आ गए? मैंने कहा साहब गया ही 10 बजे तो कैसे आएंगे? ये मैंने चेंज किया अपने, जो मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेरे ऑफिस में एकेडमी में जो बच्चे जाते हैं लेट, उनको फिर अलाउड है कि वो लेट आएँ सुबह। अच्छा, बट डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स योर फैमिली लाइफ? क्योंकि अब जैसे रात को आप 9 बजे घर जाएं और आई एम श्योर उस एज में आपके बच्चे छोटे होंगे और वो सो जाते होंगे बिकॉज बच्चे जल्दी से स्कूल के टाइम पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा फैमिली लाइफ बैलेंस करना इसमें। आई थिंक जब मुझे आदत पड़ना शुरू हुई, मैंने खैर आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो लेट सेटिंग करते करते हमने ज़िंदगी में 18 घंटे भी काम किया है। और मुझे याद है डीजे खान सीमेंट कंपनी के असाइनमेंट हम कर रहे थे तो 17-18 घंटे हम काम करते थे, एक दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, महीना करते थे। और हमारे जो मैनेजर पार्टनर बहुत खुश होते थे। प्रेशर्ड वाली होती है ना टेक्निक, वो कहते थे हम आपको कुंदन बना रहे हैं। तो कुंदन बनाते हुए फीसें तो उनको जाती थी, लेकिन कुंदन हम बन जाते थे। लेकिन वाकई फ़ायदा होता है आपको। वो कहते हैं ना जो हार्ड वर्क जो है ना, और जो वर्क एंड वर्शिप नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। बट यू थिंक द न्यूअर जनरेशन लाइक द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ी वो नहीं कर सकते, वो वर्क लाइफ बैलेंस वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम चाहिए? मैं भी हूँ, लाइक मुझे भी चाहिए। सो डू यू थिंक कि न्यूअर जनरेशन जो आपके साथ है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है? और इट्स ओके टू बी डिफरेंट, लाइक 9 to 5 जो स्टैंडर्ड आवर्स है उसमें भी काम हो सकता है, 9 to 9 बैठना जरूरी नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मेरी मिसेस जो है उसने थोड़ी कुर्बानी दी। और हाँ, हम लोग ये बड़ा रहा शुरू से ही। मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कलर होल्डर और सब कुछ, और मेरा बेटा भी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों हाफ़िज़ कुरान भी हैं और माशाल्लाह पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। बट हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम कह रहे हो कोई मेहमान आ रहा है या कुछ आ रहा है कि नहीं हम कि हमारे बेटे का कल स्कूल है, लेट है, तो बस थैंक यू, हाफिज़, बाय बाय। हाँ, मेरी बीवी क्या करती थी, उनको 1-2 घंटे दोपहर को सुला देती थी, रात को वो 12 बजे सोते थे हमारे साथ। तो मैं 8 बजे 9 बजे, जब यंग थे या बड़े थे। बट येस, मुझे ना काम का शौक है। तो मुझे आई डोंट गेट बोर्ड बाय वर्किंग लेट। हाँ, जो मेरे से रिलेटेड हैं, जो रिलेशनशिप्स में ख़ासतौर पे बीवी एंड फैमिली, उसने कोई थोड़ी कॉस्ट पे की है फॉर वट एवर small I have been able to achieve in my life so far. बट कभी उन्हें कंप्लेन किया कि अब तो आप CEO हैं, अब तो आप जल्दी घर आ जाएं? हाँ, मेरी क्योंकि मिसेस है ना, वो कारोबारी फैमिली से है। ठीक है। तो जो बैंकर्स के बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा अलग तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे जो ससुर थे वो ही वुड मगरिब से पहले वो होते थे, हालांकि उनका जो शोरूम था वो दूर था, बट
सो उनको ये अच्छा मेरी बीवी मुझसे पूछती थी, अब छोड़ा है पूछना कि जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हैं मैडम। इसी तरह यस आई थिंक दैट्स अ पॉइंट कि जो जो डिसिप्लिन ये जो बैंकर्स के बच्चों में पहले से आया था, या आर्मी वाले जो या सेटअप्स फर्क होते हैं, कारोबार के अंदर अलग होता है, सुबह अपने टाइम पे जाना, अपने टाइम पे आना है। बट आई थिंक हाँ मुझे याद है हमारी एक भाभी आई नई नई फैमिली में, तो उसकी नहीं भाभी की सास लगी ना, वो बता रही थी कि हम जब नए नए वो हमारे घर में आई तो हम जब जाते थे तो वो मुझसे पूछती थी जाते हुए कि आंटी आप ये एसी बंद क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हम क्योंकि जा रहे हैं खाने पे जा रहे हैं, तो 2-3 घंटे खड़ा, तो नहीं इसको बंद ना करें ना। तो वो प्लांट मैनेजर की बेटी थी। तो जब ये प्लांट मैनेजर्स प्लांट की साइड पे, तो जो होता है ना कि 100 kVA का है जनरेटर है या बैकअप है, तो उसके अंदर एसी बंद करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो एसी 24-24 घंटे 6-6 महीने साल चलते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक्सट्रीम एग्जाम्पल याद आती है कि वो वाली जो हमारी भाभी है वो अब शायद ठीक हो गई हो, वरना वो कहती थी कि नहीं ये बंद करने के लिए थोड़ी है, हम आएंगे गर्मी लगेगी हमें। तो अच्छा ये भी ना सबका एक ड्रीम होता है। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बड़ा एक्सेल किया है एंड यू आर लाइक द टॉप मोस्ट पोजीशन दैट एनीवन कैन बी इन देयर कॉर्पोरेट लाइफ। बट सबका होता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, अपना कुछ करूं, ठीक है। Did you ever think about it कि यार I just want to leave this corporate life and I just want to do something of my own? अच्छा सवाल है। आई थिंक ये जो एंटरप्रेन्योर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वट एवर आई डू फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे ऑब्वियसली जाहिर है जिनकी है उनको अल्लाह मुबारक करे और हमने वी हैव डन वेल फॉर दैम। बट यस हमें जो इसके साथ जब एक्सेस काम करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो जो कमीशन अटैच होता है उस वाले एक्स्ट्रा के साथ, वो डैट टेक्स केयर ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स अ बिट। बट ये जो आपका पॉइंट है इसके अंदर जान है। अब मैं जब सेकंड जनरेशन ये जो बच्चों के लिए सोचता हूँ, तो कि लेगेसी या कोई एड्रेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यस मेरे पास ज़िंदगी में कभी इतना अपने आप से, जिस तरह मैं बचपन में खुद कलामी करता था, आजकल टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने आप से साल को बात करूं। बट आई थिंक यस आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स द वंस हु आर इनटू दिस मेरी लाइफ को, या अगर उसको से कुछ वो सबक सीखना चाहें, तो यस आफ्टर अबाउट 20-25 ईयर्स उनको रिस्क लेके अपना काम कर लेना चाहिए। बिकॉज द रीज़न आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे दादा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी एक दुकान होगी ना, तो वो तुम अपने बच्चे तुम सेट करके जाओगे तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट लेट्स से अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जहाँ भी हो, योर चाइल्ड विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो डू यू एग्री विद दैट? आई थिंक यस जो उन्होंने बात पॉइंट की इज परफेक्टली इन प्लेस कि होना चाहिए। सही है। चलिए मूविंग ऑन। तो यू मूव टू कराची एंड यू वर्कड इन कॉर्पोरेट लाइफ फॉर अबाउट 15 years। पिकिक हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी उस वक्त, तो पिकिक में आपने 15 years काम किया। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड डिवीजन हेड कर रहे थे एज फार एज आई रिमेंबर करेक्टली। जी, पिकिक में मैं म्यूचुअल फंड को हेड किया और फिर ट्रेजरी देखी। ठीक है। और हाँ फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बहुत सारे डेस्टिनेशंस में। पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट जो कि अंडर इन्वेस्टेड है और अंडर बहुत सारे लोग ना इसको ओन नहीं करते हैं हमारी मार्केट को। और पुराने ज़माने में मुझे याद है बड़े बड़े नाम है 3-4 मैं नहीं लेता, कि कोई मसला होता था ना आपस में डिसएग्रीमेंट विद द क्लाइंट ये वो, तो आपस में बैठते थे हल कर लिया करते थे। फिर बाद में ये हुआ कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल्स आ गए, उनकी स्किन इन द गेम थी नहीं, ब्रोकरिंग उनको नहीं थी, लेकिन बट दे वुड स्टिल होल्ड पोजीशन। तो ज़ाहिर मेरा ख्याल है कि वो वाला ईरा, वो वाला पीरियड जो स्टॉक एक्सचेंज का वो अलग था, और बाद में जब प्रोफेशनलिज्म के साथ आए फिर तो खैर बाद में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वाले भी आ गए और व्हाटएवर। बट यस आई रिमेंबर हमारे जो 94-95 में जो पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स ओपन हुई फॉर द फॉरेनर्स, तो उसमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, मार्क मोबिस, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, और कौन कौन सा फंड मैनेजर था या फंड नहीं था जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना की हो। एंड क्रिस बैंक वाज एट द फोर फ्रंट इनवाइटिंग पीपल ओवर। और अभी पिछले महीने इंतकाल हुआ है द डिमाइस ऑफ द ग्रेट मार्क मोबिस। तो मार्क मोबिस जो था वो क्रिस बैंक की इनविटेशन पे आया
यहाँ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान, और मेरी बहुत सारी फ़ोटो क्रेस्ट बैंक में। तो निसार साहब ने मुझे फ़ोटोज़ दी कि ये रखो, मैंने अभी भी अपनी दराज में रखी हुई है। तो मार्क मोबिस वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए या जो इमर्जिंग मार्केट का गुरु किंग था। एंड मुझे याद है एक दफ़ा हमने आज से एक 2013 या 14 में एक लड़का आया था मेरे साथ, उसने वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो मार्क मोबिस के लिए कोई काम हमने कर दिया था, तो उसने हमें 2 दिन का कहा था कि ये मेरे स्टे आप लोगों का स्टे मेरे ऊपर है। हम अवेल नहीं कर सके खैर उसको। तो मार्क मोबिस के साथ यस अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आई मीन प्रोफाउंड मेमोरीज जो थी ना, बाज़ लोग जो लिविंग लेजेंड्स होते हैं उनसे आप ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल। और ये उस ज़माने के जो 4-5 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे और उनके अंदर जो रिसर्च की टीम्स थी या जो नाम थे वो एक अलग, उस ज़माने में ING बेरिंग में कलीम अजीज़ और फरहान महमूद और हसन दावर और आदिल माचिसवाला, ऐसे ऐसे शानदार लोग थे। अब आजकल हमारी इंडस्ट्री में इस तरह के जो टैलेंटेड लोगों का थोड़ा थोड़ा फुकदान हो गया। You use the term underinvested, that Pakistan Stock Exchange is underinvested, and also you mentioned like big funds, BlackRock, Vanguard, Fidelity, और आपने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान में आते थे और इन्वेस्ट करने के लिए। Where do you think Pakistan went wrong, firstly? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट की केस और कॉज है वो आज तक कभी ज़िंदगी में सही तरह से पेश ही नहीं किया गया। और जो लोग आते भी थे, अब देखें कौन सा ऐसा है नामी गिरामी फंड मैनेजर जो ना आया हो, लेकिन वो आया गया सर। एक तो पाकिस्तान में जो गोरे ने कंपनी की इन्वेस्टमेंट में तो कमाया, लेकिन एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल पे उनको लॉस हो गया। लेट्स से आपने 100 रुपये का एक शेयर लिया और सोच समझ के लिया, और ज़ाहिर है ये जो फंड मैनेजर्स हैं इनकी बहुत डेप्थ होती है। और हम पाकिस्तान में ये भी बता दूं मैं आप, इक्विटी सिक्योरिटीज़ हम वी हैव बीन, अभी आजकल रकम हुए आना जाना, मेरे ख्याल से कोविड के बाद तो 2-4 दफ़े आए होंगे हमारे पास, वरना बाकी लोग आ रहे होंगे। वी वर द मोस्ट सॉट आफ्टर होस्ट्स इन पाकिस्तान जब हम लोग जाते थे। मैंने भी और मेरी टीम ने भी, हमने 2 डज़न से ज़्यादा रोड शोज़ किए इंटरनेशनली जाके, और बहुत शौक से किए। फिर हम उन्हें बुलाते भी थे, लोग भी बहुत सारे आते थे। जो मैं आपको इस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ कि जब आपने फंड मैनेजर को कमा के तो दे दिया, उसने लेट्स से एग्जांपल ले लें एंग्रो में उसने 100 रुपये का शेयर लिया, वो 150 का हो गया एक साल में, बहुत अच्छी है, 50% की रिटर्न आ गया। लेकिन उसने जब इन्वेस्टमेंट की तो डॉलर था 124, और जब वो एक साल बाद जा रहा है तो डॉलर हो गया 170 का। तो उसको तो यहाँ लॉस कर गया, 100 के अब कम मिलेगा उसको ज़्यादा। तो वैल्यूएशन जो है ओवर द ईयर्स जो ख़राब हुई, वो हुई एक्सचेंज रेट की वजह से ख़राब, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे यहाँ थोड़ी सी मार्केट के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इतना काम नहीं होता था जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम होता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था ये बदले का। तो जो बदला उसके अंदर थोड़ी इल्स भी थी, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द इल्स हमने इस पूरे को ख़त्म कर दिया। हमने कहा नहीं चाहिए नहीं। तो यहाँ जो लोग आते थे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा कैलकुलेट रिस्क लिया करते थे, लेकिन बाद में बिल्कुल प्लेन वनीला, आपका पैसा है तो आप लगाएंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते फ्यूचर और डेरिवेटिव्स वगैरह आए। बट आई थिंक हमने अपनी मार्केट को, अगर हमारी मार्केट ना होती तो बहुत दुनिया, मतलब ये पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती। बट हैविंग सेड दैट, मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल मार्केट से हमेशा से अनमेट रही है। सो मैंने और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों ने एफर्ट की अपनी, और हमसे जो ऊपर के एक नस्ल और एक है अहद के लोग, उन लोगों ने भी दे मस्ट हैव डन वेल। बट आई थिंक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन में गैप रह गया व्हेन इट कम्स टू कि मार्केट की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। लोग समझते हैं कि एक मोइन अख्तर मरहूम जो है ना, वो एक एक्टिंग किया करते थे स्टॉक ब्रोकर की, तो वो समझते हैं लोग कि इसके अंदर, मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात, मैं तो मैरीलैंड जिनीवा जा रहा था, ठीक है, आखिरी, मतलब मैंने पूरी, वो मेरा एक दोस्त था उसने मुझे सारी कहानी की। तो मैं जब ये ज्वाइन किया, लोगों ने कहा यार फरीद तू तो पढ़ा लिखा आदमी था, तो मैंने कहा फिर तो तू स्टॉक ब्रोकर बन रहा है। मैंने कहा यार तो उसमें कोई इतनी नॉलेज और इतनी स्किल सेट जो यहाँ चाहिए वहाँ नहीं चाहिए आपको दुनिया जहान सुबह से शाम तक रिजल्ट्स नए आ रहे होते हैं, सेक्टर पे रिपोर्ट्स बन रही होती हैं,
नए IPOs आ रहे होते हैं। मुझे तो खैर बहुत शौक था IPOs का, मैंने बहुत ज़िंदगी में अपने IPOs किए। IPO आपके बहुत सारे नाज़रीन को बताने होगा तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता ये है कि जब एक कारोबार है, एग्जाम्पल में आपने जो लोग सुनेंगे देखेंगे यंगस्टर्स मुझे, एक आपने काम शुरू किया, आप अपने एग्जाम जहन में कोई भी ले आएँ और जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपने जहन में, आपने काम अच्छा शुरू किया, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, आपको और पैसा चाहिए सरमाए को, तो आप इर्द गिर्द देखेंगे अपने साथ उसके दोस्त यार मोहल्ले वाले जो उसके साथ सलूक जिनका अच्छा है, वो उनको कहेंगे चलो मेरे पैसे भी डाल दो, तो पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे। फिर और अच्छा काम किया तो आपको चाहिए कि आपने क्या किया, आप बैंक के पास गए तो वो क्या यार अपने ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आओ, हमें थोड़ी पता AOP या पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को तो हम नहीं लोन देते, तो आपने कंपनी बना ली। फिर कंपनी आपने बना ली तो आपको लोन भी मिलने लगा। अच्छा, अब आपको काम आपका बढ़ रहा है, तो जो पार्टनर्स थे ना वो कह रहे हैं यार आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो दे ट्राई टू पुट देयर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी या बिजनेस में। वो आप कहते हैं यार ये मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट देयर मनी बट आई डोंट वॉन्ट देम टू सिट इन माई बोर्ड रूम एंड गाइड मी एज टू व्हाट टू डू। मेरा आइडिया था, मैंने चलाया यहाँ तक, मैं आगे भी चला लूँगा। तो देयर कम्स के पैसिव इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में जो लॉन्ग टर्म एक्सेस टू फाइनेंस देती है वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग। बट टू बी एबल टू गो टू दैट लेवल जिसको मैं महराज कहता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये पूरी ना पाथवे टू महराज है, पाथवे टू ग्लोरी है। ये पूरा करने के लिए आपको जाहिर है पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारे। सो आई थिंक पूरी दुनिया डेवलप्ड वर्ल्ड जो है उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ही काम है। अदरवाइज जो मेरे वालिद कहा करते थे कि जो छोटा सरमाया है ना वो अपने आप को खा जाता है और बड़ा सरमाया जो है ना वो आगे प्रोग्रेस करता है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि अच्छा, फर्स्टली एक सवाल है कि आपने बात की पेनिट्रेशन की। अभी पिछले 2 साल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बहुत बुल रन चल रहा है। अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कि स्टार्टिंग 2024 में द KSE 100 इंडेक्स वाज अबाउट 65,000 पॉइंट्स। अभी इट्स अराउंड लाइक 190 तक चला गया था, बट नाउ इट्स बैक एट लाइक 170,000 पॉइंट्स पे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इट्स अ बबल। आपकी क्या थॉट्स इसके बारे में? आपने तो अच्छा किया 60 से शुरू किया, 40,000 45, और मैं क्योंकि कहने को बड़ा आसान होता है लेकिन आजकल ना कोई इस आज के दौर में ना ज़्यादा पंगे आप कर नहीं सकते हैं, लोग लेके आ जाते हैं फटाफट। बिल्कुल। सो अल्लाह का शुक्र है, मैं, अकील भाई, मैं और मेरे जैसे और भी बहुत सारी दुनिया होगी, दोज हु आर ऑन रिकॉर्ड स्टेटिंग ऑन बिफोर द नेशनल TV एंड अदर TV चैनल्स एक्सेट्रा, हमने उस वक्त कहा था कि मार्केट 1 लाख होगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब मार्केट 40-45 से 50,000 थी, और अल्लाह के शुक्र हुई। मेरी अपनी ब्रोकरेज हाउस, हमने ये रिपोर्ट निकाली जब सब लोग निकाल रहे थे कि 1,22,000 का लेवल होगा PSX का, तो हमने मेरे ख्याल से 1,66,000 की और सब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो 1,66 क्या वो 1,90 भी होगी। फिर हमने अभी दोबारा जो इस साल की 2026 की निकाली हुई है वो एक बहुत हायर नंबर है, बिकॉज हायर बेस पे हायर, वो 2,65,000 वो समथिंग। अब वो जो ये वॉर की वजह से थोड़ा हो गया, वरना 190 तक चला ही गया था। खैर अब वापस जाएगा इंशाल्लाह, ये जैसे ये ईरान वाले और अमेरिका की जंग वो ख़त्म होती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, असल में जो हुकूमत वक्त होती है ना, जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो वो क्रेडिट लेना चाहती है उसका। देखिए हमने इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, रिजर्व्स की पोजीशन ये है वो है, इसलिए मार्केट। और जो अपोजिशन होती है वो कहती है कि नहीं इसमें क्या है, तो ये तो फला है, बबल है, ये हुआ है। सो आई थिंक रियलिटी ये है कि आजकल के मॉडर्न दौर में ये दिस इज़ अ बैरोमीटर एंड आई एम नाउ, पहले मैं 50-50 होता था, 60-70, अब मैं 80% समझता हूँ कि अगर इफ़ पीपल बिलीव इन योर इकॉनमी, इन योर, और उनको आगे जाने वाला टाइम इकॉनमी का, अपना भी इकॉनमी का अच्छा लगता है, तो वो इक्विटी विच इज़ कंसीडर्ड अ रिस्की बिजनेस उसमें आते हैं। वरना तो बैंकों में पैसे रख के इंटरेस्ट खाने वाली कौम बन जाती है पूरी, जो हम लोग। और आए दिन हमारे मार्केट पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 20% से ऊपर चला जाता है, तो लोग खुश होते हैं कि यार देखो हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर रिस्क, हमने तो AAA या AA रेटेड बैंक के साथ पैसा रखा हुआ है, और इन हॉराइजन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हमें ज़्यादा पैसे रिटर्न मिल गया एज अगेंस्ट कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ में। हमारे अभी भी मर के 10-12 लाख तक ही पहुंच पाए हैं इन्वेस्टर बेस। हमारे इंडिया को छोड़ ही दें, बांग्लादेश, ईरान में बहुत ज़्यादा हमारे से ज़्यादा हैं। हम तो अभी 1% भी नहीं पहुंच सके टू द मासेस। हमारी जो, हाँ ये ज़रूर है कि आजकल हमें हमारे
NCCP LCDC वगैरह ये हर निकालते हैं महीने अपनी वो, तो AKD सिक्योरिटीज़ में हमारे 4-5 हज़ार माशाल्लाह नए अकाउंट्स खुल रहे हैं हर मंथ। तो बट ये वो यंगस्टर्स हैं और छोटी अमाउंट के हैं, बट यस इसको इस चीज़ को आगे बढ़ाना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट है। यहाँ गवर्नर शमशाद मरहूमा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया जब उन्होंने इजारा सकूक पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए उसको थ्रू रूट किया, तो हमारे कमर्शियल बैंकर दोस्त तो बहुत नाराज़ हुए, बहुत परेशान हुए, उन्होंने बहुत तंग भी किया, बट शी मेड इट अ पॉइंट दैट दिस शुड बी राउटेड थ्रू दिस। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम 100 बिलियन की पर मंथ की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं ये इजारा सकूक की। मेरा मनी मार्केट डेस्क जो है, और बाय मौजल एक ट्रांजैक्शन है जो पाकिस्तान में सिर्फ हमने ही की है शुरू, अब शायद उन्होंने आगे शुरू कर दी और बाकी लोगों ने भी, बट मौजल इज़ जस्ट रीपो ट्रांजैक्शन। मतलब कमर्शियल बैंक्स या कन्वेंशनल बैंक्स वो करते हैं, इस्लामिक बैंक्स माय मौजल करते हैं। तो मैं किसी को बता रहा था तो माय मौजल, तो उसने कहा कि सर इंदुल तलब है कि मैंने कहा भाई वो इंदुल तलब और या डेफर्ड वो है, वो निकाह नामे में लिखी जाती है, माय मौजल इज समथिंग डिफरेंट। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट। बिल्कुल। वो जब निकाह नामा होता है ना, उसको होता है कि दूल्हा ने दुल्हन को ये जो पैसे देने हैं उसको कहते हैं कि हक में है जी। तो उसके कितना मौजल है, कितना गैर मौजल है, कितना डेफर्ड है, कितना ये। तो बाय मौजल भी उसी तरह से निकला हुआ था। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि सर ये आप लोगों ने ये काम भी शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसका नाम ट्रांजैक्शन का बाय मौजल है। अच्छा, आपने अभी कहा कि स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी पाकिस्तान में, दैट माइट बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग, पीपल आर ट्रस्टिंग योर कंट्री। माय कंसर्न इज दैट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको शायद सपोर्ट नहीं करते। द रीज़न आई एम सेइंग दिस, देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी थोड़े टाइम पहले, एंड दिस इज़ बिफोर द वॉर, अब तो शायद चीज़ें और स्लो हो जाएँ, बुरी हो जाएँ, कि पॉवर्टी रेट बढ़ गया है, इट हैज़ क्रॉस 40%, मोर देन 40%, सो दैट मीन्स हर 10 में से 4 लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है दैट्स अराउंड 2 to 3% विच इज़ बिफोर द वॉर, शायद वो और कम हो जाए बिकॉज ऑफ द राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। सो डू यू रियली थिंक दैट द राइजिंग स्टॉक मार्केट जो about, let's say, rounded off 200% returns in the past 2 years, better than S&P 500, better than Nasdaq, is that really like a good indicator of how the economy is doing? मेरा ख्याल से यस। देखिए, जिसको मैंने आपको पहले आंसर देते हुए कहा था कि एक्सचेंज रेट हमारे गोरे की जो अर्निंग थी वो खा जाता था। अब पिछले 2-2.5 साल से एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का स्टेबल है, 280 पे ही डॉलर है। सॉरी इंटरप्टिंग, डू यू थिंक अब ये जो गवर्नमेंट है करंट, अब this is famous for holding the exchange rates. ठीक है, like it's very true. Like the current foreign minister that we have, he was the ex-finance minister, and he was very popular कि यार exchange बढ़ने नहीं देना। अभी I was talking to my friend who owns a very big textile company in Pakistan, and they're very worried because you know they should be worried. They should be worried because devaluation हो रही है तो उनका नुकसान हो रहा है, right? So अब अल्लाह ना, अब जब भी ये गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो तो डू यू थिंक एक्सचेंज रेट विल शूट अप जिस तरह वो पहले हुआ था? देखिए, जो आपने अच्छा किया, पूरी एग्जांपल दे दी। कौन लोग ज़्यादा कंसर्न है? एक्सपोर्टर्स और टेक्सटाइल वाले ज़्यादा है। और मैं ये हमेशा से कहता हूँ, मेरे दोस्त यार बड़ा मजाक उड़ाते हैं और माइंड भी करते हैं मेरी बातों को। पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल है वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, बहुत कामयाब होता है। आप पाकिस्तान से बाहर गए हो, अपने यहाँ से पढ़ा लिखा, अपने बाहर भी पढ़ा। मेरे बहुत सारे मैंने देखे दुनिया में जो पाकिस्तान का, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, CPA CFA वगैरह वगैरह, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, बहुत कामयाब है। पाकिस्तान का जो कारोबारी आदमी है, मुझे मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि वो जाके पाकिस्तान से बाहर भी कामयाब हो, लेकिन उसको थोड़े स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिकॉज उस बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटों की नहीं मैं कर रहा। उसको जो मरात यहाँ हासिल हैं वो बाहर जाके हासिल नहीं होती है, उसको कम्पीट करना पड़ता है। मैं यहीं रुकूंगा, इससे आगे जाऊँगा तो और मुझे मेरे क्लाइंट्स गुस्सा करेंगे। एक्सपोर्टर को ज़रूर ख्वाहिश है और होती है कि डॉलर का रेट कुछ भी कर दें, बट आई थिंक तो ज़्यादा अच्छा आंसर, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ तो मैं ज़रूर पूछूं कि भाईजान आपकी अगर बात मान लें, अब अगर 25 बिलियन डॉलर की अगर एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, हम अगर इसको 10% डिवैल्यू करते हैं तो आप इससे डबल लेके आओगे? वहाँ कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं जी, हमारा जो इम्पोर्टर था उसने रेट चेंज किया, उसने हमारा मार्जिन फिक्स कर दिया, ये कर दिया। आई डोंट बाय देयर आइडियाज़। एंड आई रिमेंबर एक मैंने मिस कर दिया, मैंने थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी काम किया और शौकत अजीज़ साहब हमारे चेयरमैन थे और उनसे बहुत सीखा। और ही वॉज काइंड इनफ कि वो अभी भी लास्ट 7-8 साल पहले तक तो उन्होंने मुझे चाइना में बुला के लोगों से मिलवाया, बताया, समझाया, जस्ट बिकॉज मैंने उसका काम किया था। तो उन्होंने रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं।
उस पीरियड के उस अहद के लोग भी कहते थे कि यार शौकत अजीज़ ने ना रेट को बड़ा फिक्स करके रखा था, अगर ना करता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, तो वो हो जाता। बट आई थिंक ये जो मैंने और आपने, हम लोग इकनॉमिक्स पर पढ़ी और इतना टाइम गुजारा ज़िंदगी में, हमें ये बताया गया था बचपन से कि डिमांड एंड सप्लाई है हर चीज़ में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सचेंज रेट एंड मैनी अदर वेरिएबल्स दैट यू कीप आस्किंग मी एंड आई विल टेल यू, वो डिमांड एंड सप्लाई से बियॉन्ड की गेम में बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान में जिससे हम नबुर्दाज़मा होते हैं आए दिन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं जिसको हमने अंडर द कारपेट दबाया होता है। हमारी एक तबका है जो घुमा घुमा के इस्तेहसाल करता है सिस्टम का, और उसको फिर वो नाम देता है कि जी डिमांड एंड सप्लाई और ये वॉर लग गई थी। हाँ, अभी जो कंसर्न है, मैं सिर्फ यहाँ तक मान लूँगा कि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में खुदा न खास्ता ना आई, और पाकिस्तान क्योंकि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, अगर हमारा 15 से 17 बिलियन डॉलर का ईंधन लगता है, हाँ उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ये आ गई कि 5-7-8 हज़ार तो मेगावाट हमारा सोलर ने पूरा कर दिया। तो मुझे जब ये लग रहा था सोलर, तो मुझे लगता था यार देखो ये इंपोर्ट होकर लग रहे हैं ना, हमने कौन सा अपने लोकल बनाना शुरू कर दिया है। अभी भी एज वी स्पीक पाकिस्तान में पैनल्स या उसकी बैटरी का भी ख्वाहिश हो रही है मुझे कि लिथियम आयन बैटरी लोग करते हैं शुरू, एंड आई एम हियरिंग इट फॉर द लास्ट 3 years, बट आई एम येट टू फाइंड आउट अ लोकल वन कमिंग अप विद द लिथियम बैटरी जो पाकिस्तान में बना रहे हो। सो जो ईंधन के ऑयल अगर हे वाई हुआ खुदा न खास्ता जो स्टेट ऑफ हॉर्मस थी वो चक्कर में, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो एक्सचेंज रेट थोड़ा बहुत टू दैट एक्सटेंट। लेकिन उसकी एक सिल्वर लाइनिंग मैंने आपको दे दी कि हमारे इस दफ़ा ऑयल इंपोर्ट बिल उतना नहीं होगा जितना गुज़िश्ता यस्टर ईयर्स में हुआ, बिकॉज अब हमारी बहुत सारी जो है चली गई है सूरज पे। अच्छा, मैं ये साथ साथ कह रहा था कि आपको सूरज वाली जो काम आपने एक दफ़ा कर लिया तो आपका वर्किंग या जो खर्चा तो ख़त्म हो गया ना, एक तो वन टाइम खर्चा करके आपने निकाल दिया। लेकिन यह 95% जो है ना ऑन ग्रिड हैं, यानी वो चलते हैं सुबह 10 बजे से 4 बजे वाले में। बट ये लंबी हमारी हो जाएगी डिस्कशन। सफाइस इट मे बी टू से द सिल्वर लाइनिंग, देखें पाकिस्तान में जो वेल्स खुदते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, हमें खुशी मुझे होती है ईच टाइम कि पहले ज़माने में कुएं से जब खोदते हैं, ये माड़ी वाला हो जाए, ये चले माड़ी से शुरू करते हैं। माड़ी गैस एक बहुत शानदार कंपनी है, अभी इसने ये जो नशपा ब्लॉक में कोहाट के पास जो है बरकजई में, हाँ बरकजई में इसको 15,000 बैरल्स पर डे की फाइंड मिली। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में 55,000 बैरल्स पर डे की ऑयल हम लोग खुद बनाते हैं, यानी खुद हमारे प्रोड्यूस करते हैं, और अब वो 55 से 70 हो गया, तो 70,000 पे हम पहुंच गए हैं। सिर्फ ये, अच्छा पहले हमने 200 खड्डे खोदे या कुएं खोदे, उसमें से छोटी छोटी फाइंड होती थी, अब अल्लाह का शुक्र है फाइंड का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो वन, और सेकेंडली हमारी कंजम्पशन अगर 4 लाख है तो 55 से 70 हो गया, अब लाख तक पहुंच जाएंगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह हैज़ बीन काइंड ऑन पाकिस्तान। वो एक सवाल आप शायद मुझसे करें, सोशली मतलब इकनॉमिक फ्रंट पे क्या चेंज आई है, या हाउ इज़ पाकिस्तान फ्लेयरिंग अंदर। तो जो हमारे गैस, ये तो ऑयल हो गया, गैस के अंदर भी हमारे पास जो ये सारे जो फाइंड्स आ रही हैं वेल्स की, उसमें साइज़ ऑफ द फाइंड बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो पाकिस्तान इस वक्त अगर पहले होता था 6-7 mm CFD मिलियन क्यूबिक फीट की फाइंड आती थी, अब हमारी फाइंड्स भी बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो अल्लाह यहाँ से भी हमारे हेल्प कर देगा। बट लंबा आंसर हो जाएगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि 280 से अभी हिलाने मिलाने की ज़रूरत है। डॉलर अगर क्रूड अगर लॉन्ग टर्म खुदा न खास्ता बढ़ा के रहा, फिर थोड़ा बहुत आएगा, और आपका जो एक्सपोर्टर टेक्सटाइल वाला है उसको अभी ऐसा ही होगा। हाँ, मेरे तो बहुत सारे दोस्त और क्लाइंट ऐसे हैं जो पैसा किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर ले गए थे, एंड दे ईच डे वो कहते हैं यार तरीका बताओ वापस कैसे लाना। इंटरेस्टिंग। चले पेनिट्रेशन की बात करते हैं कि अभी हमने बात की अभी, अच्छा मेरे पास तो 5 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स का नंबर था, आपके पास लेटेस्ट नंबर है, आपने 10-11 लाख बोला है। देखिए म्यूचुअल फंड के 7 लाख हैं, हमारे वाले थे 5.5 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 10 लाख हो गए। और दूसरा ये है कि जाहिर है हमारे तरीका है चेक करने का, लेकिन मेरे पास अगर 15 प्रोविडेंट फंड्स हैं और उन प्रोविडेंट फंडों के मेंबर्स हैं 100, 200, 500, तो वो बहुत बारीकी हो जाएगी, उसको काउंट नहीं कर रहा। सो अगर हम पेनिट्रेशन वहाँ से देखें तो टेक्निकली हम लेकिन मेरे ख्याल से 10 लाख कहना सेफ है इस वक्त। म्यूचुअल फंड 5-6 लाख और हमारा वाला 5-6 लाख हमारे अपने
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरे इक्विटी सिक्योरिटीज़ के 1,04,000 है। चले हाँ, अब ये सवाल यहाँ जरूर आता है कि लोग कहेंगे कि यार 1,04,000, तो 1,04,000 अकाउंट्स हैं, वो काम करने वाले जो रोजाना होते हैं वो 10, 15, 20 हज़ार ही होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर्स जी। एक्टिव। चलो हम 10 लाख का नंबर लेते हैं। सो 10 lakh active investors, which is less than 1% of the population in Pakistan. इंडिया के हैं about 8 to 10% of the population is invested in stock market, and one way or the other म्यूचुअल फंड्स ले लें, ETFs ले लें, पेंशन फंड्स ले लें, और अगर उनका 8 से 10% है भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज 1.5 बिलियन की तो उनकी पॉपुलेशन है। US में it's like 60 to 70% of the population is invested in stock market in one way or the other. Why do you think Pakistanis don't invest? Do you think it's the lack of trust in the system? Do you think it's the lack of financial literacy? Like, what is it? ऑफ लेट मैं रिवर्स ऑर्डर में आंसर देता हूँ। इस वक्त जो है इशू टैक्सेशन है, जो हमारी ख़तरनाक तरीन टैक्सेशन है। एक कंपनी पहले 29% टैक्स देती है अपने प्रॉफिट पे, फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स देती है, और उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो हमारे पास हाथ में आता है उसके ऊपर हम अगर साइजेबल है तो फिर हम ना सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं, फिर उसके ऊपर हम सुपर टैक्स देते हैं। चले हम लोग कैपिटल गेन कमाया, 100 की चीज़ ली थी, 120 की बेची, तो 20 रुपये पे पहले हम 15% का CGT देंगे। लेकिन जो बड़े हाई नेटवर्क्स हैं वो 100 मिलियन से ऊपर जब जाती है तो उसके ऊपर सुपर टैक्स लगता है। तो आई थिंक जो रिग्रेसिव ये जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है वो डिसिप्लिन नहीं होने दे रही हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कि वो बिहेव करें। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो उनके पास की जी लिस्टिंग कर दें तो कर देते हैं, तो अकाउंट्स देखें तो अकाउंट्स में है ही कुछ नहीं। तो अकाउंट्स में थोड़ा सा वो कहते हैं कि देखें जी थोड़ा ख्याल करें ना, हम भी दुनियादारी वाले लोग हैं, अगर हम सारा कुछ कर देंगे तो मेरा जो हमसाया है जो कि अच्छा मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं बिहेव करने लग जाऊं, तो मुझे फ़ायदे तो हैं इसके और होते भी हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें, लेकिन उनको डर ये होता है कि अगर हम हो जाएंगे और हमारा कंपटीटर वही करेगा दुनियादारी वाला काम तो हम फारिग हो जाएंगे। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। सो आई थिंक अगर ये टैक्सेशन थोड़ी सी समझदारी वाली हो जाए, और पहले टैक्स इसको ना अट्रैक्ट करने के लिए द ईयर इन विच अ कंपनी इज लिस्टेड एंड द फॉलोइंग ईयर और 2 years पे हमें 5% की रिबेट आती थी। वो इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड हूसोएवर डिड इट, मुझे याद नहीं आ रहा किस वाले दौर में हुआ था, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। अब आप अगर फिजिकल साइड पे भी और आप कोई बेनिफिट नहीं है, आप यू वांट समबडी कि वो लाइमलाइट में आ जाए, एक मुश्किल इस तरह की मेरी ऐसी सीट पे आपने बिठाया हुआ मुझे बिठा दूं और कोई मैं इसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव ना दूं। सो आई थिंक फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर आपको थोड़ा सा उसको हैंड होल्डिंग की समझदारी या कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको समझ आएगी कि यार अच्छा मैं तो छोटा छोटा गलत काम करके अपना ही नुकसान कर रहा था, अब मैं देखो मैं आया हूँ, मैं अभी बिहेव कर रहा हूँ, डिसिप्लिन हो गया हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया है जो मुझ पे एतबार कर रही है और मुझे पैसा ला के दे रही है। सो आई थिंक पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ नए IPOs आएंगे, तो उससे एक्सेस टू फाइनेंस की तरफ लोग जाएंगे तो काम बेहतर होगा। अगर हम स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, ठीक है, अब जिनके पास लाख रुपए हैं, लाख रुपए कमाते हैं, लेट्स से वो महीने के 10,000 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट हमारे यहाँ ये सिखाया गया है कि गोल्ड खरीद लेते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि ज़मीन खरीदनी है। अभी मैं अपने इनसे कैमरामैन से पूछा था, इन्वेस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करते हो? ये कमाते हैं बट नहीं करते ये लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। कनाडा में मैं रहता हूँ, हम हर कोई कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करें ना। ईज ऑफ एक्सेस बहुत है कि देयर इज एन ऐप, यू इन्वेस्ट। अभी मैंने आपकी ऑफिस के बाहर देखा कि वहाँ भी लिखा है ओपन योर अकाउंट इन 5 minutes, इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट। बट ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी मैं आने से पहले स्टार्ट देख रहा था, लाइक मोर देन 10 to 20 million पीपल इन पाकिस्तान इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ठीक है, पाकिस्तान में इसको प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाई है, ठीक है, बिलाल बिन साकिब उनके CEO का नाम है, एंड ही इज डूइंग, आई थिंक ही इज डूइंग फिनोमिनल, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ठीक है, सो डू यू रियली थिंक दैट वी शुड फोकस मोर एट दिस पॉइंट ऑन डिजिटल एसेट्स, और वी शुड हम लोग ये करें कि यार पहले अपनी स्टॉक मार्केट में तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स बनाएं, इसके बाद हम क्रिप्टो पे जाएं या डिजिटल एसेट्स पे जाएं? देखिए बड़े दबे पाँव क्रिप्टो और में काम शुरू हो गया और बहुत हमारी यूथ चलेगी उसके अंदर। ईज़ ऑफ मतलब इसके साथ इनकी लिंक और बातें और ये ड्राइंग रूम टॉक से निकल के कब क्रिप्टो ने आम इंसान के जेब से पैसे निकलवा के इन्वेस्ट करवा दिए। हमारी जो अट्रैक्शन है टू अट्रैक्ट समबडी, टू ल्योर समबडी,
टू दिस डेट और इक्विटी मार्केट, वो अपील इतनी नहीं की लोगों को जितनी अकाउंट खोल के सीधा सीधा ट्रांसफर करा के काम शुरू कर दिया। आज तक भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्रिप्टो अकाउंट में अभी आने से पहले देख रहा था, क्रिप्टो अकाउंट देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड बाइनेंस, क्या 2 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। स्टॉक मार्केट का तो 2 मिनट में अकाउंट नहीं खुलेगा। तो डू यू थिंक कि ये ब्रोकर्स की एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ ईज ऑफ एक्सेस भी बढ़ाएं, क्योंकि है ही नहीं, अब लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे मैं हूँ जिसके पास नॉलेज भी है, अगर मुझे भी अकाउंट खुलवाना है तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि अकाउंट कैसे खुलवाना है। सिमिलरली अगर मेरे दोस्त हैं जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है, अब एक नई चीज़ आई है, जिससे भी पूछो यार हम तो मीज़ान के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और बस एक स्टैंडर्ड पहले आता था 10-15-20% रिटर्न, अब कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, तो अब ये एक स्टैंडर्ड था, उस वजह से काफ़ी लोग इन्वेस्ट हो गए उसमें इन वन वे स्टॉक मार्केट में। लेकिन एक्चुअल स्टॉक्स में तो नहीं, अभी तक अवेयरनेस नहीं है। आई वुड टेंड टू एग्री विद यू कि लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते, उस साइडों पे जितना मर्जी कर लें और उसमें गेन भी किया लोगों ने। बट आई थिंक अभी ऑफ लेट तो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत टू द क्रिप्टो वो जहाँ जहाँ उसका असर है वहाँ पहुँच रही है। बट आई थिंक क्रिप्टो और ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इट इज़ जस्ट, इस तरह आप कमोडिटीज़ ले लें, अगर हमारी कैश सेटल ना हो बल्कि कैश सेटल के साथ साथ डिलीवरेबल भी हो, आप अगर टेक्सटाइल, जिस तरह आपके दोस्त की एग्जांपल लेते हैं जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, अगर क्योंकि कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, कोई आपने वॉलमार्ट का कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपने विन करना है, रेजर थिन मार्जिन है, आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम सारे आपसे कम्पीट कर रहे हैं, आपने एक मार्जिन रख के आपने कोट किया, आप एक्सेप्ट हो गए और आपने पूरा उनका प्रोग्राम चलाना है और इतनी देर में यहाँ से कॉटन की प्राइस ऊपर चली गई, तो या तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं या फिर आप लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अगर ये जो हमारा कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, तो अभी तो खैर ताला लगा हुआ है उसको, अगर ये अपना काम करती और इसमें आप हेजिंग मैकेनिज्म देते कि आपने कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए आपकी ये आपने एक वेरिएबल्स को एड्रेस कर लिया है, तो एक्सपोर्टर भी खुश रहता, इंपोर्टर जो ले रहा है इससे वो भी खुश रहता और ट्रांजैक्शन बहुत चलती। लेकिन अगर आपने सिर्फ कैश सेटल्ड कहानी करनी है और वो भी ट्रेडिंग, आपको पता है कि आज तक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग्स निकल के हमारी कमोडिटी एक्सचेंज तक नहीं पहुंच सका कॉटन। सो आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ी बहुत अभी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज या चेंजेस हैं, जो आएँ तो फिर लोग आगे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में या ये जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग में कमाई का सिर्फ इन्वेस्टर को तो फ़ायदा नुकसान हो सकता है, इकॉनमी एज अ होल इससे आ रही है नुकसान है शायद, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और ऑल्सो क्रिप्टो का एक ये भी माइंडसेट है ना कि अच्छा देयर इज दिस टर्म कॉल्ड क्रिप्टो बिलियनर्स। दुनिया में बड़े क्रिप्टो बिलियनर्स भी हैं, बट ऑब्वियसली हमें तो उन्हीं की स्टोरी पता है जिनने पैसे कमाए, जिन्हें गवाए, उनकी तो स्टोरी नहीं पता चलती। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इट्स गेटिंग रिच क्विक स्कीम क्रिप्टो। हमारे वैसे मैं पहले एक आंसर दे दूं कि पाकिस्तान में जो लोग कमाते हैं वो इतनी शोर शराबा या शो ऑफ नहीं करते, और ख़ास तौर पे जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ के लोग, हाँ, जो लॉस करते हैं वो जहाँ ज़्यादा शोर मचाते हैं। अच्छा, उस शोर मचाने का कोई फ़ायदा पता नहीं उनको क्या होता होगा, बट दे जस्ट ट्राई टू गेट द प्रोक्योर एंड सिक्योर द सिंपैथीज ऑफ द पीपल विद होम दे रिपोज कि यार हमने यूँ किया था, यूँ किया था। अच्छा, उसने भी जिसको स्टोरी सुनाता है वो अपनी दुख भरी दास्तान, वो भी जाके उनको जेब में उनको पैसे नहीं दे देता, वो सुन के कहता है यार चलो कोई बात नहीं। बट जो पैसे बना लेते हैं वो जाके इस एरिया के लोग खास तौर पे, और आई एम श्योर इन पाकिस्तान एज अ जनरल रूल, जाके लोगों को नहीं बताते, वो खामोशी रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी ना कि अगर किसी का नुकसान होता है, आपने बोला वो सबको जाके बताएगा मेरा नुकसान हो गया है तो इन्वेस्ट नहीं करना, बट अगर फ़ायदा हो गया है किसी का वो बताएगा नहीं कि यार, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इफ़ द पूल इज स्मॉल, ठीक है, तो ये होगा ना कि मतलब सबके पास बटेगा, बट इफ द पूल गेट्स बिग तो सबको ही हमारे माइंडसेट है कि यार ये क्यों कमाए, सिर्फ मैं कमाऊंगा। ठीक बात। या मुझे ज़्यादा फंड मैनेजर्स आए हुए थे पाकिस्तान, तो हम लोग उनको ले लेके अपने क्लाइंट्स पे जा रहे थे, लाहौर, कराची और ऐसे। तो एक ब्रोकर मेरे दोस्त था, उसने कहा फरीद तू बड़ा एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। मैंने कहा क्यों? तेरा क्लाइंट आ रहा है, तू खर्चा कर रहा है, टाइम लगा रहा है, तेरे थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहा है, तुम्हें ब्रोकरेज मिल रही है, ख़त्म। तो मैंने कहा नहीं, इससे बियॉन्ड भी बात है। तो उसने कहा आप क्यों, अब क्या है? तो मैंने कहा वो प्राइस डिस्कवरी करके चला गया, तो उसके अंदर बाय करो या सेल करो, तो तुम्हारा वाला भी तो क्लाइंट है, वो भी तो उसी रेट पे ले सकता है ना। लेट्स से डीजी खान सीमेंट था 70 रुपए का,
मेरा क्लाइंट आया, उसने इसकी प्राइस डिस्कवरी करके 100 रुपये कर दिया, तो तेरे और जो जनरली पाकिस्तानियों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है या जो इन्वेस्टेड है इनटू दैट शेयर, जिसके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ़ायदा सबका हो गया। कहला अच्छा चलो फिर ठीक है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल विद होम आपके एड्रेस ही क्यों समझा के आपको फिर बताना पड़ता है कि यार देखो इस इकोनॉमी के जो कहते हैं ना, जो इकोनॉमी के व्हील लगाने के अंदर या एक्सेलरेटर्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की बहुत वैल्यू है। आपने अभी डोनाल्ड ट्रम्प की बात की। डू यू थिंक पाकिस्तान एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान could benefit Pakistan and its economy in the long run? Yes, How? definitely. So qualitatively, Pakistan is far ahead as compared to what it used to be on the 10th May. पहला तो हमें एक एक्सेलरेटर अल्लाह ने दे दिया 10 मई 2025 को, जो हुआ मार का हक। फिर उसके बाद पाकिस्तान का अपनी पोजीशन बनाना और मीडिएट करना कराना पूरी दुनिया की नज़रों को, हाँ इट मे टेक टाइम एंड इट इज़ टेकिंग टाइम, बट स्टिल जो पोजीशनिंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट ने हासिल की हुई है पूरी दुनिया में, इट इज़ गोइंग टू गिव यू benefits which you and me right now cannot even comprehend. Okay. And so are you, and like let's say like you, so you sit with people who are in finance, like you know, who talk to like ministers and all. So are you all excited कि यार अब investment ज़्यादा आएगी पाकिस्तान में, Pakistan's heading towards the right direction? देखें मेरी बातें फिर वो सारी जाहिर है, जब मैं जो दिल में आता है एट माई एज एंड एक्सपोजर एंड वट एवर आई शुड नॉट मिन्स माई वर्ड्स। पाकिस्तान से जो आएगा पैसा तो आएगा, लेकिन अभी जो नेबरिंग कंट्रीज में जाना बंद हो गया है वही काफ़ी है हमारे लिए। सो अगर ये आज कह देना कि 240 रुपये टू $1 हो जाएगा, तो मैं आपको आई एम श्योर कि यहाँ लाइन लगा के लोग पैसे देना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इसको दैट हैज़ टू बी उसके टाइमिंग ऐसी हो कि ऑयल शॉयल भी नीचे आ रहा हो, ये ना हो कि लोग कहें ये हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। सो बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बहुत पैसे बाहर चले गए किसी ना किसी तरीके से, उनको ये बहुत शौक था ऑयल का। ये जब अभी भी आप देखें रियल स्टेट की जो बाज पॉकेट्स हैं जहाँ 10-20-30% बढ़ गई है प्राइसेस, तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है इस एरिया में। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान का हामी नासिर रहे, सब यहाँ कामनेस प्रिवेल करे, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपने जिक्र किया था वो भी अल्लाह करे बेहतर है। सो मुझे लगता नहीं कि ये जैसे ही ख़त्म होगी जंग, उसका पॉजिटिविटीज़ जो क्रिएट होंगी और जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है इसका, इट विल गो हेवाई, इट इज़ डेफिनेटली बीइंग सीमेंटेड। और एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, आई हैव हैड द चांस ऑफ मीटिंग समबडी इन द हेल्प इन द हायर अप्स। आप भी किसी से बात करें ना आप, तो आप कहेंगे यार देखो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, अब आज हम मिल रहे हैं 6 महीने बाद, इन 4 चीज़ों में से मैंने 3 कर ली है, इस पर मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब बताओ और क्या करना है आगे। सो इफ़ समबडी टेक्स केयर, सो हम अकाउंटिंग टर्म में कहूँ या मैं बिजनेस टर्म में सुनाऊँ, कि आपने जो प्लेजेस कस्में वादे किए थे उसमें से जो आपने एफर्ट की उसका आपने रिजल्ट दिया पहले। इस तरह बोर्ड मीटिंग्स में होता है ना लेफ्ट ओवर, कि लास्ट बोर्ड मीटिंग में ये किया था, उसका ये हमारा अहवाल है और आगे चलते हैं। तो देर आर पीपल एट द टॉप लेवल जो शुरू ही वहाँ से करते हैं कि मैंने आपसे ये कहा था, ये मैंने कर दिया, अब मैं ये करूँगा। सो आई थिंक ये वाली सेटअप थोड़ा और चले और हालात थोड़े इंटरनेशनली बेहतर हो जाए, पाकिस्तान इज बाउंड टू गो हाइज इंशाल्लाह। ओके, मूविंग ऑन। एंड ये मेरे पास मुझे लगता है कि ये ट्रू है, बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े businesses हैं, like big like exporters, they're all private limited companies, right? They're not listed, right? So do you think they're scared that we'll lose control, or they're scared कि यार कोई हमसे छीन लेगा चीज़ें हमारी, and because of that पाकिस्तान में कोई ग्लोबल कंपनी नहीं बन पा रही। अब लेट्स से I'll just take a few names and please करें। अब जैसे शान फूड्स, ठीक है, I'm not sure how big that is, but I see those masalas everywhere. America, Canada, Europe, it's a household name. It's a private limited company. Big textile companies, जो हम बड़े बड़े stores हैं, they're all mostly private companies.
why do you think these companies don't want to do an IPO or raise funds and appeal to a broader mass? Okay. The reason I smiled, मुझे याद आ गई बात कि ये बहुत अच्छी कंपनी होती है ना, वो लिस्ट नहीं होती. Okay. तो किसी ने कहा था कि the only good husbands stay bachelors. They're too considerate to be married. तो इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप एक बंदा है, ग्रुप है जिसकी 5 कंपनी है, एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है तो उसको साइड पे रखते हैं, और बाकी जो स्ट्रगल कर रही होती है वो उनको लेके आ जाते हैं कि भजन इसके लिए पैसे रेस कर दो. सो आई थिंक जो अपील है टू द पीपल टू गिव देम द सॉर्ट ऑफ, जो एक स्पॉन्सर जो है ना उसको पता है कि मैंने क्या पापड़ बेल के इस कंपनी को यहाँ तक लाया हूँ. तो एट टाइम्स उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होती है कि हमें 10x मिले अपनी अर्निंग्स का, और ये चलो जो बड़े कारोबार हैं वो तो फिर उनको ट्रेड ऑफ करना होता है बिटवीन द एक्सेस टू फाइनेंस एंड द वैल्यूएशन दे आर विलिंग टू गिव. लेकिन मुझे लगता है बहुत दफ़ा जो छोटे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जैम बोर्ड बना था, तो छोटे ग्रोथ एंटरप्राइज में उनका इशू ये आया कि उनकी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होती थी जब वो पैसा रेज करते थे. बिकॉज देखें ना, उनके पास कोई फसाड, कोई रियल एसेट तो है नहीं. ज़्यादातर के पास एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, कैश फ्लोज तगड़े हैं लेकिन एसेट नहीं है. तो और हमारे यहाँ जो अभी तक लोग हैं, बैंकर हमारे भी, वो आपकी रियल एस्टेट को रख के भी लोन देते हैं. कैश फ्लो लेंडिंग भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल से करता है, और जो कर लेता है उसको नैब बाद में तंग करती रहती है. हमारे, मुझे लगता है कि मुल्क में ये जो इदारों ने 1, 2, 3, 4 उन लोगों ने ज़्यादा डैमेज किया है टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द टैलेंटेड पीपल. वो एक सेट है, मतलब ये 50 लोग हैं ना, ये 50 ज़्यादा हो गए, 40 का जो ग्रुप है ना यही आगे जाएगा. अब जो नए आ रहे हैं उनके लिए दुनिया थोड़ी मुश्किल है. यानी उनके लिए होता है ना, वो गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं, उनको फिर अपनी जगह बनानी पड़ती है और उसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है. तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे ग्रो करना है और कैसे ग्लो करना है तो ज़िंदगी आसान हो जाए. वो हमने पढ़ी थी, वो लैम ऑफ लिबर्टी की किताब थी FSC में, इंग्लिश में, हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो हिज फर्स्ट फ्लाइट लेने को लोग तैयार नहीं होते पाकिस्तान में, हिम्मत दिलानी पड़ती है. And what do you think India did different? Just from an investing economic standpoint, what did India did different that we did not? Firstly, sorry, एक तो education, like I meet a lot of Indians, right? And education is just phenomenal there in India. के लोग काम करने बाहर आते हैं, but पढ़ाई इंडिया में ही करते हैं. Like their institutions are just phenomenal. The IITs of India बोलते हैं कि like getting to IIT, which is Indian Institute of Technology, like it's difficult to get into IIT than it is to get into Harvard or MIT in the US. Like it's just so difficult, right? And so first, I assume that it's the education that they worked on. What's the other thing that you think that they worked on that we did not? लोग इसको मेरे इस आंसर को थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे मुझसे, बट आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग ना पाकिस्तान में पहले कुछ और हैं, फिर पाकिस्तानी. अच्छा, मुझे ये नहीं पता, व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि इंडिया में भी पहले लोग अपने आप को फलां करते हैं, फिर इंडियन करते हैं. कि कोई भी तमिलनाडु का हो, बॉम्बे का हो या कलकत्ता का हो, वो अपने आप को NRI कहता है कि पहले अपने इलाके से शुरू करता है. आजकल हमारी इंटरेक्शन कम होती है, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक हम लोगों ने ना अपने आप को बहुत बांटा हुआ है. बाद में हम पाकिस्तानी हैं, पहले हम सारा कुछ हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा. सो जो नेशनल स्पिरिट है वो हमारी पीछे हो जाती है. और मुझे अब यहाँ मुशर्रफ की बात याद आ रही है, जनरल मुशर्रफ ने जो कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान वाला नारा जो है ना, वो उस वक्त तो अजीब सा लगता था कि वाई. लेकिन आई थिंक जब नेशनल जो पैट्रियटिज्म और जो स्पिरिट है वो कभी मुझे लगता है कि हमारे अंदर, मुझ समेत, कभी ये एक जैसी नहीं रहती, कम ज़्यादा होती रहती है. एंड आई एम सो समटाइम्स, मतलब मुझे टच करता है मेरे हार्ट को कि जब कोई ऐसी चीज़ हो, वाकया, जिससे सारे लोग हम पाकिस्तानी एकदम एक पेज पे आ जाए. वरना हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवाइड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वो इतनी बढ़ गई है कि हम पहले देखते हैं कि हम जो स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मेरे जो सिबलिंग्स और कज़न्स और दोस्त यार पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको पाकिस्तान की कोई अच्छाई नहीं लगती.
आप भी बाहर गए हुए हैं, यहाँ अच्छाई बुराई हर मुल्क में है, और इट इज़ नॉट ऑलवेज के हमारे ऊपर काइंड ही रहेगी दुनिया और बाकी लोग। बड़े टेस्टिंग टाइम्स आते हैं हर दुनिया के, हर मुल्क में, हर लोगों के पास, हर बंदे पे आते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिजिलियंट हो जाते हैं। अच्छा, मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं वापस आता हूँ इस बात पे। मैं उनसे कहता हूँ, और आज से नहीं 10-20 साल से ही कह रहा हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैवंट चेंज विद टाइम। तो मेरे जो कजन्स वगैरह पाकिस्तान छोड़ के गए, और जब उन्होंने बातें शुरू की पाकिस्तान से, तो मैं कुछ लगाई उन्होंने क्लिप, और वो इट वाज रॉन्ग, तो मैंने उसको बताया गलत है, तो उस पर खामोशी हो जाती है उसके ऊपर। अच्छा, और अगर जो उन्होंने लगाई वो सही है तो सारी दुनिया उसको शड़प कर चढ़प, यानी अगर हम 50 मेंबर्स हैं ग्रुप में, तो 40 जो है ना वो नेगेटिव के ऊपर एक सेकंड में शुरू हो जाते हैं करना। बट पॉजिटिव अगर पता चले कि गलत ही है, तो उसको निकालने के बाद ना लगाने वाला उसको वापस करता है, ना उस पर सॉरी करता है, ना कुछ करता है। तो ये इश्यूज हमारे यहाँ थोड़े हैं कि पॉलिटिकल डिवाइड ने। अच्छा, और दूसरे जो पाकिस्तान से छोड़ के जाते हैं, अच्छा मुझे भी पास चांस था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता, मेरे दादा वहाँ थे, 1955 से थे मेरे, उनसे बड़ी हमारी दोस्ती थी। ये और चला जाता, या मैं मैरीलैंड जेनीवा ही चला जाता, जहाँ अपने दोस्त को ज्वाइन कर लेता। मैंने आई डिड नॉट ऑप्ट टू गो आउट, अल्लाह का शुक्र, नो रिपेंटेंस। हाँ, बीच बीच में आते हैं कभी कभी टाइम्स ऐसे कि गुस्सा आता है कि यार हम ही रह गए। बट आई थिंक जो लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को, उनको पाकिस्तान अगर अच्छा जा रहा होता है, तो उनको अपने ईगो को मसाज करने के लिए या अपने आप को तसल्ली देने के लिए, नो वी डिड राइट, वी टुक राइट डिसीजन ऑफ लीविंग पाकिस्तान, बिकॉज उसके अंदर तो ये होता रहता है, और मैं ये जो कह रहा हूँ ये वो सारे नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उनको वो ज़्यादा नज़र आती हैं, एंड दे वांट टू स्पेसिफाई देयर डिसीजन एंड इनर सेल्फ कि नहीं यार हमारा फैसला सही है। मैं अपने डायस्पोरा से जब भी मिलता हूँ, जब भी मैं पाकिस्तान से जाता हूँ लेके दोस्तों को, मैं 2-4 सवाल जब पक्की जान जाने करता हूँ, और मैं ये नोट करता हूँ कि दे आर, देखें ना, दुनिया, अपना इलाका, अपना वतन, अपने दोस्त यार पेरेंट्स छोड़ना आसान काम नहीं होता। एंड आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस मच टू मच इनटू विद यू, बिकॉज आप भी बाहर आते जाते रहते हैं। बट आई थिंक लिविंग, हाँ, फॉर shorter term perfectly all right, for education perfectly all right, but if you are brought up somewhere, you can do wonderfully well in the area which you belong to, but aap kehte no, because of the many things, and one should be cognizant of the fact this, I love Karachi, I'm from Lahore, I love Lahore as well, but living and loving Karachi does not mean कि मैं छोड़ दूँ उसके अंदर जो उन सिस्टम में जो गलतियाँ कोताही हैं और जो हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है पूरे कराची वालों के साथ। सो लिविंग इज़ वन थिंग, एंड उसको इस तरह, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। हमारे मैट्रिक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हैं, रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स, हमने अपने बच्चों के लिए ओ लेवल, ए लेवल शुरू कर दिया। और भाई जहाँ प्रॉब्लम है उसको तो हिट करो, इनको तो। हमारे अकाउंटिंग टर्म में होता था, एक चैप्टर था बड़ा मज़ेदार, तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो होता था कि क्या आपने करना था, अकाउंटिंग एंट्री याद आ गई मुझे, आपने क्या करना था, और फिर होता था एक कॉलम, अब मैंने खुद अपनी आसानी के लिए बनाया था कि क्या करना था, मैंने ऊपर लिखा था क्या कर दिया, आपने एंट्री गलत डाल दी, और थर्ड कॉलम बनाया कि अब क्या होगा। तो जो अब क्या होगा वाला कॉलम है ना, वो हमारे पाकिस्तानी को खाली रहता है, क्या करना था और क्या हो गया उसी में घुमा फिर आखिर अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। मैं आपको अपना अगर क्विक पर्सपेक्टिव दूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के ऊपर, जस्ट व्हेन आई कम टू पाकिस्तान, एंड आई कम टू पाकिस्तान एवरी सिंगल ईयर, कभी साल में 2 दफ़ा भी आता हूँ, और जब भी मैं आता हूँ मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ ओनली फॉर द रिच, पाकिस्तान इज़ ओनली फॉर द टॉप 1%। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, मुझे लगता है। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? Is it different in any other part of the world as well? I think in developed countries, डेवलप छोड़ दे, पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग, डेवलपिंग में तो I'm sure सब में ही होगा, बट Developed 100% यही होगा। But do you think that should change? Because I think the top one, आप गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं हम अभी, but I think the top 1%, apart from the people holding power, I think they have a responsibility to, you know, treat people equally. But यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो, है, और ये बहुत ज़्यादा है। और मैं जब भी मैं आता हूँ मुझे लगता है कि, अब जैसे सिमिलर एग्जांपल लेते हैं,
हर ड्राइवर को कराची की रोड पे लगता है कि पुलिस वाला गलत है, हर ड्राइवर को ये लगता है कि दूसरा ड्राइवर गलत है। बट मैं जब आ रहा होता हूँ ना और मैं सोचता हूँ ये पुलिस वाले की जॉब कितनी मुश्किल है, मैं तो ये सोचता हूँ कि कितनी थैंकलेस जॉब है, ठीक है। तो आई थिंक बाहर रह के मैं जब वापस आता हूँ तो मुझे जो मैं आसपास अपने लोग देखता हूँ, मुझे उनकी कदर होती है कि यार हम ये जो रोड पे ड्राइवर है जो पुलिस वाले को गाली दे के जा रहा है, हर ड्राइवर को लगता है पुलिस वाला करप्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू। कुछ होंगे, हर जगह गलत लोग होते हैं, बट हमारा एक एज अ पाकिस्तानी एक माइंडसेट बन गया है कि अगर एक पुलिस वाला है तो वो करप्ट है, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो करप्ट है, और जिसके पास पैसे हैं, जो अमीर आदमी है, वो करप्शन करके अमीर हुआ है। बिल्कुल सही है। मुझे याद आ गया मेरे टीचर की एक बात। उन्होंने मुझे कहा कि एक नंबर मुझे उसने किसी पेपर में कम आया, तो उन्होंने कहा कि फरीद तुम समझ लो कि तुम सही थे, वो गलत था, एग्जामिनर गलत था, तुम ये बात अपने दिल में दबा था। मैंने कहा क्यों सर? तो उन्होंने कहा इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल नॉट प्रोसीड। तो तुम मान लो कि तुम सही थे, वो गलत था, अब आगे चलो। मैंने कहा सर ये आपने बातें खत्म कर दी। सो आई थिंक द यू एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है बैंक, नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बट अपने आपने जिस तरह की एग्जाम्पल्स ली उसके अंदर भी लोग अपनी ना ईगोस को मसाज करते हुए जाते हैं। और ये लेकिन आप ये बात को कैसे आप डिनाई करेंगे कि अगर आप ट्रैफिक सेंस की बात कर लें, अगर खुदा न खास्ता किसी पैदल चलने वाले का साइकिल वाले से टक्कर हो जाए तो लोग कहते हैं साइकिल वाला गलत था, चाहे वो पासर बाय जो है ना पेडिस्ट्रियन बगैर देखे सड़क पर, बिल्कुल, तो वो साइकिल वाला। साइकिल और मोटरसाइकिल का हो तो गलती ना जानते हुए भी कि किसकी गलती है, मोटरसाइकिल गलती, मोटरसाइकिल और गाड़ी की हो तो गाड़ी वाले की हमेशा गलती होती है। मतलब ये अजम्पशंस हैं। और गाड़ी में बड़ी वाली गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो तो सर आपको तो नज़र नहीं आता, गाड़ी ऊपर बैठ जाते हैं हम। सो हमारे अंदर ना एक बगावत का एक जरासीम है जो हमारे नमक में आते जा रहे हैं और हम खाते जा रहे हैं उसको, और ये अच्छी बात नहीं है। जो जिस तरह इस्लाम में भी है ना, अगर आपने ज़कात दे दी तो अपने आपने माल को आपने प्योरीफाई कर लिया। सो इफ़ समबडी हैज़ आई मीन कोई डिसिप्लिन आदमी है और अच्छा उसने अल्लाह ने उसको दिया सब कुछ है, तो उससे एनवी करना, ये इस वाले हसद और बुग़्ज़ को निकालना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। और ये ट्रेनिंग में और हमारे एज ए मेंटोर हमें बताना चाहिए। दो पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिसको मैं एग्जांपल दूं कि जो उस्ताद है उसको अपने शागिर्द से और बाप को अपने बच्चों से हसद नहीं होता, वरना हसद अंदर से हमारी जीन्स में हर इंसान के अल्लाह ने डाला हुआ। बिल्कुल नहीं, ये बात सही है, बिकॉज एक बाप और एक उस्ताद ही चाहते हैं कि आप उससे भी बेहतर बने। और मेरे बहुत सारे मेरे ऑफिस में कोलीग्स मेरे वो मेरे से यहाँ से मेरी कंपनी छोड़ के गए और माशाल्लाह दे आर डूइंग फाइन और आई एम सो वंडरफुली दे आर डूइंग फाइन एंड वंडरफुली वेल इन देयर कैरियर्स। और मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरे इदारे ने या मुझने कुछ ऐसा केयर के गए। वो याद है मैं एचआर की एक बड़ा लतीफ़ा था जब हम यंग थे, उसने कहा कि एचआर हेड को कि आप अपने लोगों को बाहर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में क्यों नहीं भेजते। तो एचआर की जो हेड थी उसने कहा कि सर इतना खर्चा करें अपने बंदे पे, अगर वो सारा खर्चा करने के बाद ट्रेनिंग हासिल करने के बाद नए नए आइडियाज़ लेने के बाद हमें छोड़ के चला जाए तो उसने कहा आप ये सोच रही हैं छोड़ के चला जाए, आप सोचें कि ये ट्रेनिंग ना लेने के साथ कुछ ना करने के साथ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रह गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़ जाएगी। सो अ लॉट ऑफ पीपल सी हाफ ग्लास, देखते नहीं उसका फायदा क्या है। बट बातों का जो है ना ये कभी कभी ना आपको अपने आप से खुद कलामी। और मुझे याद है कि मैं जब व्हेन आई वाज यंग तो कोई ना मेंटोरशिप या मेंटोर्स मिल जाते थे। मुझे याद है KSBL में मैंने एक दफ़ा गया CEO सेशन करने 2013 में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और फिर मैंने अपने ICAP में भी काम शुरू किया। सो उन्होंने ना उस वक्त हुसैन दाऊद साहब खुद मेंटोरशिप करते थे KSBL के, यार वो फिर वो मुनीर कमाल साहब, बहुत सारे लोग। सो वो ग्रुप था 6-6, 8-8, 10 लोगों का जो मेंटोरशिप उनकी पूछ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। सो दुनिया में चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, इंडिविजुअल हो, एक कोई समझाने वाला, पेरेंट से बड़ा कोई नहीं, वालिद से बड़ा कोई लड़के को ख़ास तौर पे समझाने वाला नहीं हो सकता, वो तो उसका आइडियल। बट आई थिंक मेंटोरशिप उस ज़माने के लोग आप टाइम निकाल के बताते थे, समझाते थे और बच्चे समझते थे। अब समझाने वाले भी चले गए या छोड़ दिया उन्होंने समझाना और बच्चों ने समझना छोड़ दिया। उनको है ChatGPT या बाकी बहुत सारे जो आ गए, उनका जो है गूगल वो उस्ताद है, उसी से गपशप मारनी है, उसी से सीखना है। और उसको आपको पता है सबसे बड़ा मसला ये है
कि बाज़ लोग कारोबार वाली बातें उनसे पूछे परवाह नहीं है, लेकिन अपनी मैट्रिमोनियल और अपनी कहानी और अपने रिलेशनशिप भी अगर आप गूगल से पूछ के करेंगे, वो आपको वेस्ट की कहानी सुना देगा कि ये तो कोई इशू नहीं है, आप चलने दो, व्हाई आर यू फीलिंग सो बैड, दिस इज। तो मुझे तो लगता है कि जो नया मॉडर्न इरा के अंदर ये जो सोशल मीडिया ने हम तक तो किसी तरह से दीन भी और चीज़ें भी अच्छी एथिक्स और एडिकेट्स पहुंच गए, आगे कैसे जाएंगे अगले 2030 में 2050 में क्या क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी और डिग्रेशन थोड़ी बढ़ गई बहुत तेजी से हो रही है। अल्लाह खैर करेगा। But I think Farid साहब we have exceeded the 1 hour 25 मुझे minute किसी ने mark. कहा था, वो बातें करते करते ना उसने कहा कि फरीद आपसे बातें बहुत सारी करनी है, जी तो मैंने उससे कहा कि देखो, उस पे शायर ने कहा था कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, और कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। बातें करते करते ना आपको अपने आप से बातें, आपने बहुत सारी बातें जो मैंने की अब मेरे जो दिमाग से निकली, अब मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ भी अपने आप को थोड़ा सा एक्सर्ट करना है और अपने आप को। सो आई थिंक व्हेनेवर आई टेक एन इंटरव्यू एंड लाइव और इस तरह, तो मुझे जो अंदर होता है ना वो निकलता है बाहर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव स्पेयर टाइम आए और आपने गपशप मारी और आपने मुझे अपने पास्ट में लेके गए, फ्यूचर में लेके गए और प्रेजेंट में लेके गए। इट वाज लवली टॉकिंग। बट आपसे बस आखिरी 2 सवाल बस मैं क्विकली पूछना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, अभी recently I was talking to someone on a podcast and he said that I left my job within a week because I was asked to stay till the boss leaves. जब तक बॉस ऑफिस में रहेगा, नो मैटर आपका काम हो ना हो, आपको रहना है। AKD सिक्योरिटीज़ में लाइक यू आर द CEO, सो यू आर द डिसीजन मेकर, सो यू डिसाइड क्या किसको कब घर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। आपका इतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, फर्स्टली हैव यू एवर फेस दिस, एंड सेकेंडली हाउ आर यू एज अ बॉस? देखिए, जो टाइम वाला इशू है ना, उसके अंदर मैं लेट शेडिंग करता हूँ, और मेरे साथ जो मेरा एक तो बंदे हैं वो मेरे साथ तकरीबन समझिए 26 साल से हैं। मेरा सपोर्ट स्टाफ है, उसमें एक बंदा है वो मेरा अच्छा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट माई कोलीग्स एंड माई सेक्रेटरी टू सिट लेट बैक। वो तब वो 5 बजे और मेरी सेक्रेटरी 6 बजे चली जाती है, 5:59 पे चली जाती है, और बाकी हमारे लोग है तो टाइम 6 तक 5:30 तक लेडीज़ को हमने यंग लड़कियों को कहा हुआ है, और ख़ास तौर पे जब मगरिब नीचे आ जाती है तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है। बट आई थिंक हम लोग आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू सिट बैक लेट। हाँ, बाज़ नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है, जैसे हमारा रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है, मैं 9 बजे 8 बजे निकल रहा होता हूँ तो वो बैठे होते हैं। अच्छा, वो मैं सुबह आता हूँ 9 बजे, तो उनकी मॉर्निंग मीटिंग में 9 बजे होते हैं। अच्छा, 2 छुट्टियाँ सैटरडे संडे का फ़ायदा हो गया। बट आई थिंक ये एक इट इज़ इन यू कि यू हैव टू कम अप विद समथिंग फाइनल। आपको मेहनत करनी है, निकालना है। एक तो होता है ना ऑपरेशनल काम, सिर्फ आपने इधर से लिया उधर से, एक है आपने कुछ यू हैव टू कम अप विद समथिंग क्रिएट करना है आपने। इस तरह रिपोर्ट राइटिंग या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के या क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ के जो रिपोर्ट निकालना है, लिखना है उसको कुछ, तो उसको अंदर टाइम लगता है, फिर उसके अंदर खुलती हैं। फिर हमारी ऐसी है ना कि हमारे ऑडियंस पे अगर हमारे वी समटाइम्स एंजॉय इट, समटाइम्स वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल कि लोग फिर कहते हैं नहीं आपकी रिपोर्ट में गलती थी। तो बाज नेचर ऐसी, इस तरह अकाउंट्स एंड फाइनेंस कम्स विद लेट सेटिंग। ये हो नहीं सकता कि आप 9 से 5 अपना पूरा काम कर ले, बहुत ही आपने एक्स्ट्रा बंदे रख लिए हैं, कुछ है। बट आई थिंक इट्स हाँ, सेल्स और मार्केटिंग के अलग काम है, लेकिन उसके अंदर भी इस तरह मैंने जब सीए किया तो मैंने 4 अपने टेन्योर में 4 कंपनीज की लिस्टेड कंपनियों की रिपोर्ट्स को क्वालिफाई किया। अच्छा, अगर नॉर्मल होती ही काम तो सीधा सीधा निकल जाता, 9 से 5 करता, मेरी आंखों में हल्के पड़ गए थे। एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी, नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी मैंने एलसी को क्वालिफाई किया। और जब आप किसी को चैलेंज करते हो ना, तो आपको यू हैव टू गिव 100% ऑफ योर सेल्फ टू दैट थिंग। ये नहीं कि आप कह दें सीधा सीधा। और ये बात जब मैंने एक दफ़ा एग्जामिनर बना मैं, तो जिसके मीडियोकर मार्क्स सारे थे चलते गए, जो फेल हो रहा था उसको 2 दफ़ा चेक करना पड़ा, और जो हाईएस्ट मार्क्स ले रहा था उस ग्रुप को 2 दफ़ा चेक करना पड़ा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने खुदा न खास्ता गलती की, एक तो अंदर से बुरा लगता है,
और दूसरा ये कि मुझे कहेंगे भाईजान ये आपने क्या किया। सो मुझे फिर याद आया, लोग कहते थे कि अगर आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 2 टॉप के अच्छे वाले करो, 2 एंड में अच्छे करो, बीच में डाल दो एक चुल्लू गुल्लू वाला कहाँ। it is as applicable in life and in जिस तरह ये एग्जामिनेशन को पेपर अटेम्प्ट करने में होता है, तो फिर आप निकल जाते हैं आगे। वरना आप पहला पेपर आपने सवाल चेक किया 20 में 20, 20 में 20, थर्ड आप कहेंगे नहीं यार इसमें कीड़े निकालो या अगर तीसरा चौथा पांचवा भी सीधा चला गया। So I think there are techniques to succeed. And do you believe in work from home? अभी जैसे कोविड आया था, अभी जैसे global companies with a trend है कि it's a hybrid model where you work in the office 3 days a week, work from home 2 days a week. Obviously आपका काम का nature bit different है, but generally अगर do you believe कि यार घर पे बैठ के काम, जैसे आप घर पे 3 दिन बैठ के काम कर सकते हैं? मेरी बीवी बहुत माइंड करेगी आंसर से। नो, आई थिंक ये जो सैटरडे संडे है, जिस तरह फर्स्ट में आ रही है छुट्टी, जी अब मुझे समझ नहीं आती कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द मजदूर एंड अदर्स आप एक दिन की उनको तनख्वाह दे दें अपनी, या चलो अब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ हॉलीडे। तो मैं आई एम वर्कहॉलिक, मुझे तो आई एंजॉय माय वर्क, और मुझे सैटरडे संडे एंजॉय माय योर वर्क इन द ऑफिस और मैं वहाँ माहौल नहीं बनता। पहले मैं कर लिया करता था अपने लाइब्रेरी में बैठ के काम, अब नहीं होता मुझसे। आई नीड टू बी इन द डेस्क, और सो आई थिंक नेचर ऑफ जॉब पे जरूर डिपेंड करता है, बट आई थिंक मैं अपने आप के ऊपर रखूँ तो ऑफिस आके ही काम हो सकता है। जो वर्क फ्रॉम होम का जो दुनिया एंजॉय कर सकती है, काम भी कर सकती है और एंजॉय भी कर सकती है, और बट नो, एज अ पर्सन आई कैन नॉट do my duties diligently working from home. And you would want your colleagues to be in the office as well, personally, on a personal level. Okay. Yes. One last question before we end this. One advice for someone who's, let's say, graduating and entering the corporate world right now. What advice would you give them? क्या करना चाहिए to excel in your corporate world? देखिए, मेहनत का नेमूल बदल तो कोई है नहीं। परसिस्टेंस आपकी एक है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मेरी एडवाइस ये होती है कि थोड़ा ना, पंजाबी में कहते हैं ना, छुरी थले सा ले लो, इन द सेंस कि आपको यू हैव टू इंड्योर समथिंग, और जब आप यू विल बी पिक्ड अप, अगर आप इफ़ यू आर गुड यू विल बी पिक्ड अप बाय योर बॉसेस और अल्टीमेट बॉस और सब। लेकिन आपको जो मेहनत है और जो एफर्ट है आपको, उसको 9 से 5 में बहुत मुश्किल है कि आप ऐसा काम करें जो कि बियॉन्ड द एवरेज, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी हो, और जो पिकअप हो जाए। सो आई थिंक माई एडवाइस टू द पीपल हु आर कमिंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एट दिस एज आफ्टर डूइंग सम गुड स्टडीज और प्रोफेशनल स्टडीज, वो ये है कि सिलेक्ट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने सेक्टर को देख लें। लेट्स से फार्मा, टेक्सटाइल, ये शुगर, पहले एक दफ़ा देख लें कि सेक्टर में जा रहे हैं जो सेक्टर वाइज ग्रो कर रहा हो। आप अगर सेक्टर ग्रो कर रहे हैं तो आप भी ग्रो कर जाएंगे। चलिए, नो, थैंक यू वेरी मच, एंड विल एंड दिस विद, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात करते हैं पॉडकास्ट पे ले कि आपको शायरी का भी शौक है, सो वी कैन एंड विद अ फेवरेट शायरी ऑफ योर्स और अ फेवरेट कोट। वो एक बहुत से लोग जो मेहनत करते हैं उनके बारे में किसी ने कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन वेल इन देयर कैरियर्स, वो ऐसे नहीं हो गया। उन्होंने, जिस तरह मैं आपके लास्ट आंसर देते हुए कह रहा था, उन्होंने अपने आप को मारा है, अपने आप को एक्स्ट्रा माइल गए हैं, फिर वो सक्सीड हुए। ये नहीं कि आप बस प्रोफेशनली आप सीए करके चले गए किसी जगह पे, तो आपने सोचा कि टाइम बेसिस पे, जिस तरह इंटरेस्ट अक्रू होता है, मैं भी कॉर्पोरेट लेडर पे उठ के सीएफओ से चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा फिर। तो आपको ईच टाइम अपने आप को मनवाना पड़ता है दुनिया से, कुलीग से, लोगों से, बॉसेस से, फिर आपकी नशो नुमा होती है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना ज़्यादा टाइम दिया आज। Got a lot to learn आपसे, and I really hope we can just meet again, connect again, inshallah. And for the audience, I hope you guys enjoyed the conversation. If you have any questions, concerns, please write in the comment section. And yep, please subscribe and stay tuned for the next episode.